नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी सिंप्लीफाइड में। दोस्तों, लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑफ बायलैटरल रिलेशंस सीरीज। आप जानते हैं कि ऑलरेडी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं इंडिया यूएस रिलेशनशिप, इंडिया यूके, इंडिया जापान, इंडिया चाइना। रिसेंटली हम लोगों ने इंडिया फ्रांस और इंडिया जर्मनी की रिलेशनशिप भी कंप्लीट की थी। आज हमारा डिस्कशन है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के रिलेशनशिप को समझना। इस लेक्चर को भी हम लोग वेरी सिमिलर टू प्रीवियस लेक्चर्स कंटिन्यू करेंगे। पहले थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेंगे हम लोग, हिस्टोरिकल ओवरव्यू ऑफ इंडिया ईयू रिलेशनशिप। उसके बाद विल मूव टुवर्ड्स एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस एंड एरियाज ऑफ डाइवर्जेंस। बट विथ रिस्पेक्ट टू यूरोपियन यूनियन, उससे भी पहले एक पर्टिकुलर सेक्शन होगा जहां पे हम लोग यूरोपियन यूनियन क्या है उस चीज को समझेंगे, क्योंकि जो पहले बायलैटरल रिलेशंस थे वहां पे हम लोग एक स्पेसिफिक कंट्री के साथ डिस्कस कर रहे थे, लेकिन ये एक स्पेसिफिक कंट्री नहीं है, ये एक सुपरा नेशनल एंटिटी है, यानी कि बहुत सारे देशों का एक गुट है और इनकी डिसीजन मेकिंग इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ दोज कंट्रीज। ऐसा नहीं है कि कंट्री का कोई अस्तित्व नहीं है, कंट्री की सोवरेनिटी नहीं है। इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल सोवरेनिटी और मल्टीपल सोवरेनिटी, जहां पे यूरोपियन यूनियन एक एंटिटी है और अलग अलग देश एक एंटिटी है। तो सबसे पहले समझते हैं यूरोपियन यूनियन क्या है, उसका इतिहास क्या है, यूरोपियन यूनियन के स्ट्रक्चर को भी जानेंगे। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमें डिस्कस करने को मिलेंगी, लेकिन अगर आप मुझसे पूछे यूरोपियन यूनियन और इंडिया की जो रिलेशनशिप है उसको अगर मुझे एक लाइन में डिस्क्राइब करना है तो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले जब भी हम लोग किसी भी देश के साथ हमारे रिलेशनशिप की चर्चा करते हैं तो वहां पे वी नो दैट इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947, और मोर और लेस 1947 से 1950 तक कहीं ना कहीं हमारे संबंध उस देश के साथ अच्छे बनते हुए जाएंगे। लेकिन यूरोपियन यूनियन के साथ आपको ध्यान रखना है, इट स्टार्टेड विथ 1962। तो अगर मुझे एक लाइन में डिस्क्राइब करना है हमारी रिलेशनशिप को, इट स्टार्टेड इन 1962। टुडे इट इज मल्टी डायमेंशनल, अलग अलग एरियाज में हम लोग कोऑपरेट करते हैं। They have evolved since 1962 into some sort of a comprehensive strategic partnership। ध्यान रखना है अभी फिलहाल इट इज नॉट सीएसपी, अभी फिलहाल कॉम्प्रिहेंसिव नहीं बना है। वी आर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स सिंस 2004, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग अलग अलग एरियाज में यूरोपियन यूनियन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं। देर इज मल्टी डायमेंशनल कोऑपरेशन। इसका मतलब क्या है, हमारी पॉलिटिकल रिलेशनशिप है, पॉलिटिकल कनेक्ट है, स्ट्रेटेजिक कनेक्ट है, सिक्योरिटी एस्पेक्ट में हमारी धीरे धीरे रिलेशनशिप इवॉल्व हो रही है, एनर्जी के फील्ड में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एरिया में, इन ऑलमोस्ट एवरी स्ट्रेटेजिक सेक्टर देयर इज नाउ एक्सपेंशन ऑफ दिस रिलेशनशिप। तो इस एक पर्टिकुलर लाइन में मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ऑफ कोर्स प्रॉब्लम्स भी हैं, प्रॉब्लम्स के बारे में हम लोग अंत में डिस्कस करेंगे। तो एक लाइन में मुझे अगर डिस्क्राइब करना है तो इंडिया ईयू रिलेशंस हैव इवॉल्व्ड इनटू अ मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विच इज रूटेड इन वैल्यूज। अब ये वैल्यूज कौन सी है, सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू या फिर कॉमन पैरामीटर हम दोनों में है, वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। और यहां पे एक और चीज आपको ध्यान रखना है, यूरोपियन यूनियन की जब मैं बात करूंगा तो यहां पे यूनाइटेड किंगडम अर्लियर वाज अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, और यूके की वजह से इंडिया और ईयू की रिलेशनशिप काफी इवॉल्व हुई है, काफी डेवलप हुई है, क्योंकि हम लोग कॉमनवेल्थ का भाग है। लेकिन 2016 में यूके ने एक रेफरेंडम पास किया ब्रेग्जिट के लिए। दे हैव नाउ डिवोर्स्ड यूरोपियन यूनियन। तो यूके अभी भाग नहीं है, बट यूके जब से भाग रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1973 से लेकर 2016 तक वो ईयू का भाग रहे हैं, और वहां पे इंडिया स्पेसिफिक पॉलिसीज यूरोपियन यूनियन में जरूर आई हुई है। तो देर आर लॉट ऑफ लिंकेजेस, जैसे मैंने आपको बताया, वैल्यूज है, ट्रेड रिलेशंस है। अगर कोई आपसे पूछे कि हु इज द बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर, ऑफ कोर्स हमारे दिमाग में दो कंट्रीज आती हैं, एक तो चाइना आता है, एक तो यूएसए आता है। लेकिन अगर एक ब्लॉक के हिसाब में बात करें तो चाइना और यूएसए को भी कई बार बीट कर देते हैं यूरोपियन यूनियन, क्योंकि यूरोपियन यूनियन इज अ कलेक्टिव ऑफ मोर देन 20 कंट्रीज। तो उनके साथ हमारा ट्रेड रिलेशंस और भी एक्सटेंसिव है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी कन्वर्ज अ लॉट ऑन मेनी जियोपॉलिटिकल इश्यूज। मेनली जो हम लोग कहते हैं ना कि हमारी जो ग्लोबल इश्यूज बढ़ती हुई जा रही है, क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेगुलेशन हो, ग्लोबल टेररिज्म हो, इन सभी एरियाज में कहीं ना कहीं इंडिया और यूरोपियन यूनियन कन्वर्ज जरूर करते हैं। ठीक है, करंटली हम लोग कह सकते हैं दैट द रिलेशनशिप इज एट इन्फ्लेक्शन पॉइंट, यानी कि
कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बदलाव होने का हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। स्पेशली 2025 का एंड आ रहा है, 2025 खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट समझ लीजिए। तो 2026 से लेकर 2030 तक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि और भी ज्यादा रिलेशनशिप में एक ट्रैक्शन आ सकता है। इसका रीजन क्या है आपको थोड़ी देर में पता चलेगा, बट जस्ट टू गिव यू अ वेरी सिंपल आंसर टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, इंडिया और ईयू के बीच बहुत सालों से, ठीक है, 2007 से हमारी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की डिस्कशन चलती हुई आ रही है, और वहां पे ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है, देयर हैज नॉट बीन अ ब्रेक थ्रू, और देयर हैव बीन डिसएग्रीमेंट पॉइंट्स। बट आप जानते हो कि जिस तरह की यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की पॉलिसीज हो रही है, पिछले एक साल से हम लोगों ने देखा है ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी, इंडिया के ऊपर भी ढेर सारे टैरिफ लगे हुए, तो इंडिया इज एक्सप्लोरिंग फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स विद अदर कंट्रीज, एंड यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा टारगेट है कि 2025 तक हम लोग हमारी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को फाइनलाइज करें, ठीक है। तो वी कैन गेट अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन गोइंग अहेड, ध्यान रहेगा, राइट। अब शुरुआत करते हैं हिस्ट्री ऑफ यूरोपियन यूनियन के साथ। यूरोपियन यूनियन एक कोई कंट्री नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया, इट इज अ सुप्रानेशनल एंटिटी। करंटली इट कंप्राइजेस ऑफ 27 यूरोपियन कंट्रीज। ध्यान रखना है 27 देश इसके अंदर है। लेकिन जब हम लोग ईयू की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, इमीडिएटली हमें दो चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा। एक तो विश्व युद्ध एक, और दूसरा है विश्व युद्ध दो। इन दोनों वर्ल्ड वॉर्स में सबसे ज्यादा डेवास्टेशन हुई यूरोपियन यूनियन, या फिर हम लोग कह सकते हैं यूरोपियन कॉन्टिनेंट की ही, जहां पे द वॉर ऑल्सो स्टार्टेड मेनली बिकॉज ऑफ द कंट्रीज फ्रॉम हियर, जर्मनी वर्सेस ब्रिटेन, अगेन जर्मनी वर्सेस ब्रिटेन, जर्मनी, इटली वर्सेस अदर कंट्रीज, ठीक है। अब वर्ल्ड वॉर, दोनों वर्ल्ड वॉर होने के बाद यहाँ पे डेवास्टेशन हुई, स्पेशली सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज क्वाइट डेवास्टेटिंग फॉर द यूरोपियन कॉन्टिनेंट ऑल टुगेदर। तो सभी के सभी देश अभी चाह रहे थे कि हम लोग लड़ाई ना करें। तो इसके चलते अगर हम लोग देखें तो अलग अलग डॉक्ट्रिन्स, अलग अलग प्रिंसिपल्स यूरोपियन कॉन्टिनेंट में आने लगी, और यहाँ के मैं कहूँगा जो सबसे बड़ी जो कंट्री थी ब्रिटेन, वो अभी अपनी हेजेमनी लूज कर चुकी थी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक वेस्टर्न ब्लॉक का लीडर बन के उभर रहा था, और जो दूसरी मेन कंट्रीज है यूरोप की, वन इज फ्रांस एंड अनदर वन इज जर्मनी, ठीक है। ये दोनों अभी इकोनॉमिक पावर्स भी बन रहे थे, दे वर कंपीटिंग विद ब्रिटेन, तो दे टुक अप द लीडरशिप ऑफ यूरोपियन कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पे वॉर के बाद इन्होंने सोचा कि आगे चल के हम लोग कभी भी लड़ाई ना हो, सो वॉर वुड बी अनथिंकेबल, और वॉर शुड नॉट फ्रक्टिफाई इवेंचुअली। तो इसलिए मेंबर स्टेट्स ने एक विजन आर्टिकुलेट किया, और यहां पे मैं कहूंगा दो डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी हो जाते हैं हमारे लिए। एक तो है शूमन डॉक्ट्रिन। रॉबर्ट शूमन फ्रेंच लीडर थे। रॉबर्ट शूमन ने 1950 में मैं कहूंगा यूरोपियन यूनियन की नींव रखी बाय गिविंग हिज डॉक्ट्रिन। मेनली यहाँ पे दो कंट्रीज, जैसे मैंने आपको बताया फ्रांस और जर्मनी, इन दोनों ने डिसाइड किया कि हम एक हाई अथॉरिटी बनाते हैं। अगेन फाइनलाइज नहीं हुआ, लेकिन मैं कहूंगा यहाँ पे यूरोपियन यूनियन के रूट्स जरूर है। उन्होंने डिसाइड किया हम एक हाई अथॉरिटी बनाते हैं जहां पे हम लोग हमारी कोल की और स्टील की जो रिसोर्सेज है उसको पुल इन करते हैं, ठीक है। और आप जानते हो कि पहले से भी फ्रांस और जर्मनी के बीच बहुत लड़ाइयाँ चलती थी, मेनली बिकॉज ऑफ दी कोल एंड स्टील, या फिर मैं कहूँगा कोल और आयरन ओ के एरियाज के ऊपर लड़ाई होती थी। तो अभी यहाँ पे इन्होंने डिसाइड किया कि हम अपने स्टील और कोल के रिसोर्सेज को पुल इन करते हैं। और देन यूरोप डिक्लेरेशन आया, जहां पे शूमन डॉक्ट्रिन में केवल दो कंट्रीज थी शुरुआत में, फ्रांस और जर्मनी। लेटर ऑन यूरोप डिक्लेरेशन जो 1951 का आया, इसने मैं कहूंगा कहीं ना कहीं नींव रखी यूरोपियन यूनियन की शुरुआत की। ऑल्दो ईयू डिड नॉट कम, ईयू इवेंचुअली आया, अगर आप मुझसे पूछोगे 1993 में थ्रू द maastricht ट्रीटी। ट्रीटी 1992 में फाइनलाइज हुई, अगले साल 1993 में वो एनफोर्स हुई, तब से यूरोपियन यूनियन का एक अस्तित्व आया। लेकिन उससे पहले एक हिस्ट्री जरूर है। यूरोप डिक्लेरेशन में 6 कंट्रीज साथ में आए, और उन्होंने एक एक यूरोपियन कम्युनिटी की सेटअप की। काउंसिल ऑफ यूरोप भी बनाई गई थी उससे पहले 1949 में, जो मैं कहूंगा कहीं ना कहीं एक शुरुआत जरूर हुई यूरोपियन यूनियन के इंटीग्रेशन की, बट दैट डिड नॉट हैव सुपरनैशनल पावर्स। लेकिन शुरुआत हम लोग कह सकते हैं इट स्टार्टेड विद ईसीएससी, ध्यान रखना है, यूरोपियन स्टील एंड कोल कम्युनिटी। इसकी शुरुआत हुई 1951 में, जैसे मैंने आपको बताया शूमन डॉक्ट्रिन, या फिर मैं कहूंगा शूमन डिक्लेरेशन। लेटर ऑन यूरोप डिक्लेरेशन आया, जहां पे 6 कंट्रीज साथ में आए, 6 कंट्रीज, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, नेदरलैंड,
लग्जमबर्ग, ये हमेशा याद रखना है, एंड देन वेस्ट जर्मनी। आप जानते हो उस समय पे कोल्ड वॉर, पार्डन मी, वर्ल्ड वॉर टू, या फिर मैं कहूंगा कोल्ड वॉर के दौरान, वर्ल्ड वॉर टू के बाद कोल्ड वॉर के दौरान दो जर्मनी थी, वेस्ट जर्मनी, ईस्ट जर्मनी। तो वेस्ट जर्मनी वाज पार्ट एंड पार्सल ऑफ ईसीएससी। तो कई बार इस तरह की चीजें जरूर आ जाती है एमसीक्यू में भी कि शुरुआती दौर में ईसीएससी जो फर्स्ट बॉडी थी यूरोपियन यूनियन की, उसके कौन मेंबर्स थे? ध्यान रखना है 6 मेंबर्स थे, और अल्टीमेटली जब यूरोपियन यूनियन बना तो इट डबल्ड द नंबर ऑफ मेंबर्स। 1992-93 में 6 से 12 मेंबर्स बन गए। बट अगर इन 6 को याद रखना है, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, नेदरलैंड, लग्जमबर्ग एंड वेस्ट जर्मनी, इसको मैं हमेशा मतलब हमारी प्रिपरेशन में जैसे we used a lot of mnemonics, I'm quite sure many students do use the mnemonic, तो इसके लिए I think my mnemonic was B fling करके, ठीक है? I think this completes everything. B for Belgium, F for France, L for Luxembourg, I for Italy, N for Netherlands and G for Germany। ध्यान रखना है वेस्ट जर्मनी। और ये जो बॉडी थी, इन्होंने क्या किया, शूमन डॉक्ट्रिन में फ्रांस और जर्मनी को बोला था कि आप रिसोर्सेज को पूल करो, लेकिन यहाँ पे सभी लोगों ने अपनी कोल और स्टील की रिसोर्सेज को पूल इन किया। और इसकी डिसीजन मेकिंग के लिए ध्यान रखना है, इसकी डिसीजन मेकिंग के लिए एक हाई अथॉरिटी बनाई, ईसीएससी हाई अथॉरिटी। मैं कहूंगा ये पहली सुपरनेशनल बॉडी बनी जहां पे कोल और स्टील से जुड़ा हुआ जो भी डिस्कशन होता था या फिर जो भी डिसीजंस होंगे, दैट वुड बी टेकन बाय ईसीएससी हाई अथॉरिटी ओनली। सो इट वाज नॉट डिपेंडेंट ऑन द मेंबर पार्लियामेंट या फिर मेंबर कंट्रीज पर से। ध्यान रहेगा। तो इसकी सक्सेस के ऊपर यूरोप इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की धीरे धीरे शुरुआत हुई, और 1957 में, इसीलिए डेट लिखा हुआ है 1951 से 57 तक ईसीएससी था। उसके बाद इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की शुरुआत हुई। क्यों? क्योंकि दो सेपरेट बॉडीज आई, बिल्डिंग ऑन द सक्सेस ऑफ द ईसीएससी। जो 6 मेंबर्स थे उन्होंने अब सोचा कि हम लोग एक इकोनॉमिक यूनियन बनाते हैं। आप जानते हो कि जब भी कोई सुप्रानेशनल एंटिटी बननी होती है, हाउ डज इट स्टार्ट? इट स्टार्ट्स फर्स्ट विद द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। कुछ कुछ एरियाज में फ्री ट्रेड करना शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन लाएंगे, एक कॉमन मार्केट बनाएंगे, कॉमन मॉनेटरी पॉलिसीज लाएंगे, उसके बाद एक अल्टीमेट इकोनॉमिक यूनियन बनेगा। तो इसी तरह की शुरुआत हुई। पहले कोयला और स्टील से शुरुआत हुई, उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए अपनी एक ट्रीटी लाई, ट्रीटी ऑफ रोम। ध्यान रखना है इट केम इन 1957। ट्रीटी ऑफ रोम के तहत दो बॉडीज बनी, एक थी ईईसी, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। दिस इवेंचुअली फ्रेम्ड द, आई वुड से द फ्रेमवर्क और द स्ट्रक्चर ऑफ यूरोपियन यूनियन, ईईसी, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। और एक यूरेटम बना। यूरेटम तो आप जानते हो न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, न्यूक्लियर पावर के लिए। तो ईईसी ने क्या किया? इट क्रिएटेड एन अनप्रेसिडेंटेड कॉमन मार्केट। तो इन 6 कंट्रीज में अभी गुड्स हो गई, सर्विसेज हो गई, लोग होंगे, आसानी से मूव होंगे, कैपिटल एंड लेबर। देयर वुड बी अ कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी आल्सो, देयर वुड बी कॉमन ट्रेड पॉलिसी आल्सो, एंड देयर वाज यूरोपियन कमीशन, जो इसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी बनी, जो इन इकोनॉमिक पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करेगा। साथ ही साथ इन 6 देशों ने एक सेटअप भी बनाया या फिर एक रूल भी बनाया कि कोई मोनोपोली नहीं बनाएगा। सो जस्ट लाइक वी हैड आवर एमआरटीपी एक्ट, वैसे ही यहाँ पे भी प्रोहिबिशन ऑफ रेस्ट्रिक्टिव मार्केट प्रैक्टिसेस एंड मोनोपोलीज के रूल्स भी आए। और एक दूसरी जो बॉडी जो बनी वो थी यूरेटम। जैसे हमारी अभी आई कैन से एईआरबी, या फिर हमारी जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है एईआरबी है, फिर एनपीसीआईएल है। तो यूरेटम इज द यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी। तो जहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी को किस तरह से यूटिलाइज किया जाए, किस तरह से डेवलप किया जाएगा, उसके डिसीजंस लेते हैं। आज भी यूरेटम इज वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी। अपार्ट फ्रॉम दैट 1965, दिस शुड बी 1965, इसके आगे एक जीरो आ गया। ध्यान रखना है एक मर्जर ट्रीटी साइन की गई ब्रसल्स में, और जितने सिटीज का मैं यहाँ पे नाम ले रहा हूं, each and every city becomes a very important point of preparation for you from geography perspective, जहां पे MCQs बन सकते हैं। एक सिंपल सा जो पेयर कनेक्ट करने के जो क्वेश्चंस हो सकते हैं, फिर मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस में कह सकता हूँ कॉमन लैंग्वेज में, जहां पे सिटी कहां पे आती है, किस देश में आती है। तो इस तरह की थोड़ा सा प्रिपरेशन जरूर कीजिएगा। अभी तक हम लोगों ने देखा ट्रीटी ऑफ रोम एंड देन ब्रुसेल्स में ट्रीटी साइन हुई 1965 में, जहां पे जो हमारी पहली बॉडीज थी, जो यूरोपियन कोल स्टील कम्युनिटी हो गई, ईईसी हो गई और यूरेटम हो गया, सारी की सारी मिक्स हो गई और अल्टीमेटली यूरोपियन कम्युनिटीज का फ्रेमवर्क बना। यहां पे यूरोपियन कम्युनिटीज स्टार्टेड, यूरोपियन, इसका नाम ही था यूरोपियन कम्युनिटी फ्रेमवर्क, मैं कह सकता हूं इसको ईसीएफ,
यूरोपियन कम्युनिटी फ्रेमवर्क स्टार्टेड, एक सिंगल यूरोपियन कमीशन बना, दैट वाज द एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑलरेडी था, यूरोपियन काउंसिल व्हिच वाज एग्जिस्टिंग देयर फ्रॉम 1949, एक यूरोपियन पार्लियामेंट भी आया, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है it had only 6 countries और members from 6 countries and then a court of justice। और ये जो बॉडीज बनी 1965 में, ये प्रीकर्सर बॉडीज है। जैसे अगर आप देखोगे आज भी यूरोपियन यूनियन की जब आप बात करोगे, यू हैव ऑल दीज बॉडीज, बट जब यूरोपियन यूनियन बना 1993 में, इन बॉडीज में ढेर सारे रिफॉर्म्स आ चुके हैं। किस तरह से यहाँ पे इलेक्शन होगी, क्योंकि 1993 के बाद देयर इज नाउ अ डुअल सिटीजनशिप इन यूरोप। अगर समझ लीजिए मैं जर्मनी का सिटीजन हूं तो मैं यूरोप का सिटीजन भी बन सकता हूं, मैं यूरोपियन सिटीजनशिप भी ले सकता हूं, जर्मन सिटीजनशिप तो होगी मेरे पास। आई होप यू गेट द आइडिया। तो हुआ क्या, लेट मी जस्ट गिव अ राउंड अप कि यूरोपियन यूनियन की शुरुआत कैसे हुई। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत बर्बादी हो गई थी यूरोपियन कॉन्टिनेंट की, तो वहां के जो लीडर्स ने डिसाइड किया कि अब हम नहीं लड़ेंगे, अब हम शांति से रहेंगे, इनफैक्ट एक इंटीग्रेटेड सेटअप हम लोग बनाएंगे। और मैं कहूंगा यूरोपियन यूनियन का जो मॉडल है, इट इज अ वेरी सक्सेसफुल मॉडल ऑफ अ सुपरानेशनल एंटिटी। क्योंकि अगेन अगर कोई आर्ग्यू करना चाहता है कि सर यहाँ पे आपको शायद बहुत सारे रिलीजन्स ना मिले, प्रिडोमिनेंटली आपको क्रिश्चियनिटी एक रिलीजन मिलेगी, यस, बट यू डू हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ कल्चर्स। जैसे फ्रेंच कल्चर अलग ही है, जर्मन कल्चर अलग ही है, तो यहाँ पे इनकी जो डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी थी इन नेशन स्टेट्स की, दैट वाज मेनली बेस्ड ऑन लैंग्वेज एंड कल्चर। जैसे अभी भी इन इंडिया वी से, जैसे तमिलनाडु में आपको एक तमिल फ्लेवर मिलता है, तमिल नेशनलिस्टिक फ्लेवर मिलता है, तमिल लैंग्वेज की प्रति एक बहुत प्राइड मिलता है कि तमिल में ही बात करेंगे, इस तरह की चीज। उसी तरह का फ्रेंच में भी आपको फ्लेवर जरूर मिलेगा। इसका मतलब क्या है, देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेस अमंग दीज पीपल, डिस्पाइट दैट दे हैव कम टुगेदर, दे हैव क्रिएटेड अ सुप्रानेशनल एंटिटी। कैसे? क्योंकि अब हमको नहीं लड़ना है। शुरुआत हुई ईसीएससी के साथ, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी के साथ, ठीक है। आफ्टर दैट द यूरोपियन कॉमन मार्केट केम अप एंड यूरेटम केम अप 1957 में, दिस आई ऑलरेडी टोल्ड यू, राइट। एंड फाइनली ब्रसल्स मर्जर के थ्रू 1965 में ये सारी चीजें मिल गई एंड यूरोपियन कम्युनिटी या फिर यूरोपियन कम्युनिटी फ्रेमवर्क ईसीएफ की शुरुआत हुई, ठीक है। सो दिस यूरोपियन कम्युनिटी वाज नथिंग बट a precursor of यूरोपियन यूनियन। इसके बाद ऑफ कोर्स शुरुआत होगी यूरोपियन यूनियन की। तो 1965 के बाद अगर किसी इंपॉर्टेंट ट्रीटी के बारे में मुझे बताना है तो दैट वुड बी शेंजन एग्रीमेंट 1985। तो यहाँ पे काफी अच्छी मोबिलिटी का मूवमेंट हुआ। अभी भी जब आप यूरोप जाओगे तो आइदर यू कैन टेक कंट्री स्पेसिफिक वीजा या फिर आपको शेंजन वीजा भी मिलेगा। शेंजन वीजा मतलब जो भी शेंजन एग्रीमेंट के पार्ट है वहां पे आप आसानी से मूव कर सकते हो। एक ही वीजा मिल सकता है आपको मल्टीपल कंट्रीज के लिए। इट इज एक्चुअली फॉर एरिया, शेंजन एरिया। तो इसकी वजह से हुआ क्या, मूवमेंट का भी काफी अच्छा एक एक प्रोग्रेस हुआ, कनेक्टिविटी का भी। अपार्ट फ्रॉम दैट, जहां से यूरोपियन यूनियन की शुरुआत हुई, दैट वुड बी द मास्ट्रिक्ट ट्रीटी। इनफैक्ट मैं चाहूंगा कि आप मुझे थोड़ा सा गूगल करके बताएं कि जो मास्ट्रिक्ट या फिर ये जो एरिया है, सिटी है, ये कहां पे आती है, वेयर डज इट कम। इनफैक्ट लेट मी नो अबाउट शेंजन आल्सो, ठीक है। क्योंकि आई थिंक ब्रसल्स इज क्वाइट इजी फॉर यू टू रिमेंबर। ब्रसल्स कहाँ आता है, रोम कहाँ पे आता है, ये सारी चीजें काफी आसान याद रखने के लिए। बट दीज आर सब स्पेसिफिक सिटीज जो बहुत ज्यादा खबरों में नहीं होती है, शेंजन और मास्ट्रिक्ट। शेंजन तो यू विल बी सरप्राइज्ड कहाँ पे आता है करके, ठीक है। Although you can guess it is among one of the 6 countries which were the founders of European communities. Maastricht also comes from one of those countries only. Maastricht Agreement 1992 में ये फॉर्मलाइज हुआ। इसकी नेगोशिएशन 1991 से ही चल रही थी, लेकिन 1992 में फॉर्मलाइज हुआ और अगले साल नवंबर 1993 में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, इट गॉट एनफोर्स्ड, ठीक है। अब यहां से यूरोपियन कम्युनिटी जो थी ये अभी यूरोपियन यूनियन बनी। और एक बार जब यूरोपियन यूनियन बनी उसके बाद देयर हैव बीन मेनी रिफॉर्म ट्रीटीज, आई विल टॉक अबाउट दैट इन सम टाइम। लेकिन मास्ट्रिक्ट ट्रीटी ने किया क्या, इसको हम लोग ट्रीटी ऑफ यूरोपियन यूनियन भी कहते हैं। इसने जो पहले यूरोपियन कम्युनिटीज था उसको खत्म किया, मतलब जो टर्म था, मैं कहूंगा यूरोपियन कम्युनिटी तो रहेगा, फ्रेमवर्क तो रहेगा, उसी फ्रेमवर्क को आगे बढ़ाया। यूरोपियन कम्युनिटी टर्म के बदले अभी प्योरली हम लोग यूरोपियन यूनियन टर्म इस्तेमाल करते हैं।
तो दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ यूरोपियन यूनियन इंस्टेड ऑफ अ लूज टर्म कॉल्ड एज यूरोपियन कम्युनिटी फ्रेमवर्क, यूरोपियन कम्युनिटी। और इसने 3 पिलर स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया यूरोपियन यूनियन का, जहां पे एक यूरोपियन कम्युनिटीज बनेगा, एक फॉरेन पॉलिसी या फिर फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी बनेगी, और जस्टिस और होम अफेयर्स को भी इन्होंने साथ में ले ली। इसके अलावा अंडर द maastricht ट्रीटी 1993 से यूरोपियन सिटीजनशिप मिलने लगी। नाउ आई कैन बी अ मेंबर ऑफ बोथ द कंट्रीज or both the areas. I can say I can be a member of, say, Germany, France or any member country, and I can also gain citizenship of Europe. इसके अलावा इनका एक इकोनॉमिक मॉनेटरी यूनियन बन गया, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसी समय से इनकी खुद की करेंसी का भी शुरुआत होगा। अब ध्यान रखना है, ऐसा नहीं थी कि सभी लोग इसके अंदर यूरो करेंसी एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि इनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आए, क्योंकि यूरो अडॉप्शन के लिए, यूरो करेंसी अडॉप्शन के लिए इनके कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होते हैं, क्योंकि यूरोपियन सेंट्रल बैंक भी आ गया। तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक किसी भी मेंबरशिप के लिए, और इनकी जो यूरोपियन यूनियन की जो चार्टर बनी है, इनके जो आर्टिकल्स बने हैं, उसके अंदर लिखा हुआ है कि कैसे आप मेंबर बन सकते हो, किस तरह से एप्लीकेशन दे सकते हो। अप्लाई करने पे डायरेक्टली मेंबरशिप नहीं मिलेगा, क्योंकि वो स्क्रूटिनाइज करेंगे एप्लीकेशन। Why? Because they are going to look at your political setup, your decision making, your economy, और आपकी इकोनॉमी में क्या आपके पास फिजिकल डिसिप्लिन है, क्या प्राइस स्टेबिलिटी है, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी है, आपकी जो पॉलिसीज है, इन सबको देखा जाएगा। उसके बाद आपको यूरो जोन में इंक्लूड किया जाएगा। तो नोट करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूरोपियन यूनियन इज अ डिफरेंट एंटिटी, या फिर यूरोपियन यूनियन एक जो सुप्रानेशनल एंटिटी है, उसके अंदर आपको यूरो जोन मिलेगा। जो भी कंट्रीज अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज अलाइन करेंगे ईसीबी की पॉलिसीज के साथ, तो वो यूरो एक्सेप्ट कर सकते हैं, या फिर यूरो को वो मान सकते हैं, उनको यूरो को मानने की मान्यता दी जा सकती है। ठीक है, नोट करना है। अब इसके अलावा मैंने आपको बताया, एक बार यूरोपियन यूनियन बन गया तो उसके बाद तो बहुत सारी ट्रीटीज भी आई हुई हैं, जैसे एम्स्टरडैम ट्रीटी आया 1997 में, नाइस ट्रीटी आया 2000 में, और अनदर इंपॉर्टेंट ट्रीटी लिस्बन ट्रीटी आया 2007 में। तो इन ट्रीटीज ने धीरे 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 यूरोपियन यूनियन की जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको रिफॉर्म किया। उनकी इलेक्शन कैसे चलेगी, उनका सेटअप कैसे होगा, यहाँ पे रिफॉर्म्स उन्होंने लाए। तो उन बॉडीज को देखने से पहले लेट मी जस्ट टेल यू हाउ यूरोपियन यूनियन हैज ग्रोन सिंस द बिगिनिंग ऑफ ईयू। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, पहले 6 कंट्रीज थी, आई टोल्ड यू बी फ्लिंक कंट्रीज। तो 1993 में जब यूरोपियन यूनियन बना तो इट बिकेम अ 12 नेशन ब्लॉक्स, तो 6 से 12 कंट्रीज हुए। याद रखने का जरूरत नहीं, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर क्या मुझे सारे 27 मेंबर्स का नाम जानना पड़ेगा यूरोपियन यूनियन के? कोई जरूरत नहीं। इनफैक्ट मैं कहूंगा, अगर एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से आपको सोचना है, तो आई वुड रादर टेल यू टू से रिमेंबर कौन मेंबर नहीं है। ठीक है, दैट वुड बी मच इजियर, है कि नहीं? तो कई बार आ सकता है कि इनमें से कौन मेंबर है कौन मेंबर नहीं, इस तरह के सवाल आ सकते हैं। देयर इज नो नीड टू रिमेंबर ऑल 27। अभी फिलहाल 27 कंट्रीज है, 28 थे कुछ सालों पहले तक, क्योंकि यूके भी बाहर हो चुका है, तो इट इज नाउ अ 27 कंट्री ब्लॉक। तो इट बिकम्स quite, I wouldn't say impossible, but it becomes quite tough to remember 27 countries. तो 1993 के बाद 1995 में स्वीडन, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया ने ज्वाइन किया यूरोपियन यूनियन को। उसके बाद ऑलमोस्ट 10 सालों तक कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ, लेकिन 2004 में एक बहुत बड़ा एक्सपेंशन हुआ, क्योंकि ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को इंडक्ट किया गया। अब यहां पे नोट करना है, इन कंट्रीज को अगर आप ऑब्जर्व करोगे, तो अगर आप यूरोपियन कॉन्टिनेंट को देखोगे, तो ईस्टर्न यूरोप के ऊपर दबदबा था यूएसएसआर का, बाद में रशिया का भी, लेकिन 2004 में 21st सेंचुरी से अगर आप देखोगे 2004 में धीरे धीरे नए मेंबर्स जो आए, दीज आर फ्रॉम द ईस्टर्न यूरोपियन रीजन, पोलैंड, साइप्रस, चेक रिपब्लिक, एस्टोनिया, हंगेरी, लाटविया, लिथुआनिया, माल्टा, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, इनको भी मेंबर बनाया गया। तो मोस्टली ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को इंडक्ट किया गया। देन 2007 में बल्गेरिया और रोमानिया ने ज्वाइन किया, और जो लास्ट एंट्रेंट था वो था क्रोएशिया। 2013 में क्रोएशिया बिकम द 28th ईयू कंट्री, बट नाउ दे हैव 27 मेंबर्स। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप ग्रोथ को देखोगे, तो जैसे मैंने आपको बताया, इट इज बेटर टू रिमेंबर हु आर नॉट द मेंबर्स। तो इनमें मेंबर्स कौन नहीं है, ये जानना मच बेटर रहेगा। तो नोटेबल जो नॉन मेंबर्स हैं, उसके अंदर आता है यूनाइटेड किंगडम। मैं चाहूंगा कि ये आप हमेशा याद रखें। यूके के अलावा नॉर्वे इज नॉट अ मेंबर,
आइसलैंड इज नॉट अ मेंबर, और सबसे इंपॉर्टेंट बीचों बीच जो यूरोप में आता है स्विट्जरलैंड, दैट इज नॉट अ मेंबर। ठीक है, इसके अलावा जो इच्छुक है यूरोपियन यूनियन में ज्वाइन करने के लिए, उनकी लंबी लिस्ट है, इन्होंने अप्लाई किया हुआ है, कहीं ना कहीं दे आर इन द एडवांस स्टेजेस ऑफ ज्वाइनिंग। एंड इफ यू आस्क मी सर हु माइट ज्वाइन नेक्स्ट, सो आई वुड लाइक टू बेट ऑन टू कंट्रीज, यूक्रेन, कोसोवो। यूक्रेन तो नहीं, एक्चुअली यूक्रेन अभी वॉर में है, तो यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन में अगर इंडक्ट करेंगे तो और भी ज्यादा टेंशन बढ़ सकते हैं, बट I would say the next member would be Kosovo. That's just my guess. ठीक है. There is Albania, Bosnia, Herzegovina, Georgia, Moldova, Montenegro, North Macedonia, Serbia and Turkey और तुर्की, राइट। इसके अलावा कुछ कुछ ईस्टर्न यूरोपियन जो कंट्रीज है जिनको हम लोग जैसे कॉकसस कहते हैं ना, जैसे रशिया कंसिडर्स इटसेल्फ टू बी अ पार्ट ऑफ यूरोप। ठीक है, तो जो यूरोपियन रशिया है दैट डज नॉट वांट टू ज्वाइन, ऑफ कोर्स यू नो दैट। उसके अलावा यू हैव आर्मीनिया, अजरबैजान, हु आर नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, बेलारूस, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग। ठीक है, तो ये है हमारी यूरोपियन यूनियन की हिस्ट्री। और इनकी जो मेन गवर्निंग बॉडीज है, अगर आप उनको देखोगे तो इनकी गवर्निंग बॉडीज में 7 टॉप बॉडीज आती है, 7 डिसीजन मेकिंग बॉडीज है। यूरोपियन काउंसिल इनकी मेन हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट की बॉडी है, जो ओवरऑल पॉलिटिकल डायरेक्शन देते हैं यूरोपियन यूनियन को। यूरोपियन कमीशन है, ये इनकी एग्जीक्यूटिव बॉडी है। हर एक मेंबर कंट्री से एक यूरोपियन कमिश्नर अपॉइंट किया जाएगा। यूरोपियन पार्लियामेंट है, ये अब पीपल्स पार्लियामेंट है, जैसे मैंने आपको बताया यूरोपियन आपकी सिटीजनशिप है, तो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ईयू सिटीजन्स, जो भी यूरोपियन यूनियन की सिटीजनशिप रखते हैं तो वो वोट कर पाएंगे, और ये पार्लियामेंट में अपने प्रतिनिधि भेजेंगे, तो इलेक्शन इसके लिए भी होता है, और ये मेन लेजिस्लेटिव बॉडी है। अब ऐसा नहीं है कि यूरोपियन काउंसिल कैन नॉट लेजिस्लेट, वो भी लेजिस्लेट कर सकता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, इंडिया में अगर आप बात करोगे तो वी हैव पार्लियामेंट, हमारा संसद है जो लॉ बनाता है, लेकिन प्रेसिडेंट के पास भी पावर है ऑर्डिनेंस पास करने की। तो समझ लो ये लॉ बनाएंगे, ये भी ऑर्डिनेंस बना सकते हैं, क्योंकि ये तो हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट की बॉडी। इसके अलावा यू हैव काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन विच रिप्रेजेंट्स मेंबर स्टेट्स, और ये फाइनल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी या फिर बॉडी रहेगी। यू हैव कोर्ट ऑफ जस्टिस, यू हैव यूरोपियन सेंट्रल बैंक ईसीबी, ये जो मॉनेटरी पॉलिसीज बनाते हैं पूरे यूरोप के लिए, यूरोपियन सेंट्रल बैंक है। देन यू हैव यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स, जो ऑडिट करने के लिए है, जैसे हमारे इंडिया में देयर इज कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो वैसे यूरोप में यू हैव यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स। नाउ इसके अलावा दे आल्सो हैव सर्टेन एडिशनल और सपोर्टिंग बॉडीज व्हिच आर देयर। सपोर्टिंग बॉडीज में यूरोपियन इकोनॉमिक एंड सोशल कमिटी आती है। अब यहाँ पे सिविल सोसाइटी को एक पार्ट दिया गया है, सिविल सोसाइटी कैन बी अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस। ठीक है, सो सिविल सोसाइटी से इनपुट लिया जाता है। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक है, दिस इज मेनली फॉर इन्वेस्टमेंट। प्लीज रिमेंबर ECB and EIB are separate entities. European Investment Bank, it deals with investment decisions. ओम्बर्ड्समैन है, जैसे हमारे पास लोकपाल अभी लेट आ चुका है, बट वहां पे ओम्बर्ड्समैन है पहले से। इट डील्स विद सिटीजंस कंप्लेंट्स। एंड देन यू हैव यूरोपोल। यूरोपोल के बारे में जरूर सुना होगा, क्योंकि इंडिया की जो मैं कहूँगा हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज है, तो उनका और यूरोपोल का भी काफ़ी इंटेलिजेंस शेयरिंग होता है। तो यूरोपोल इज द यूरोपियन इंटेलिजेंस एजेंसी। ठीक है, तो 7 मेन बॉडीज एंड देन यू हैव अदर सपोर्टिंग बॉडीज। ठीक है, याद रहेगा। अब अगेन ऐसा नहीं कि इसको you have to mug up and remember these bodies, but it's just an idea for you to understand what is European Union. I hope कि यहां तक आप सभी समझ चुके हो यूरोपियन यूनियन क्या है। अब चलिए एंटर करते हैं इंडिया ईयू रिलेशंस में। अब इंडिया ईयू रिलेशनशिप को अगर मुझे एक बर्ड्स आई व्यू से देखना है, एक मैक्रो इसका व्यू मुझे निकालना है, तो हमारी रिलेशनशिप की शुरुआत हुई 1962 में। तो 1962 से लेकर 1991 तक अर्ली एंगेजमेंट था। इनफैक्ट मैं इसको ना 1991 के बदले में 2000 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 1991 में हमारी एलपीजी रिफॉर्म्स आई, उसके बाद वी बिकेम रियली अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर एवरीबडी। एंड 1991 के बाद हम लोग देख सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन, क्योंकि उनका भी जो फॉर्मलाइजेशन शुरू हुआ 1993 में यूरोपियन यूनियन बना,
और 1997 के बाद 2004 के बाद काफ़ी उनकी रिफॉर्म्स आई। उसके बाद देवर लुकिंग एट अदर एरियाज एंड इंडिया वाज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मार्केट डेस्टिनेशन। इनफैक्ट यूरोपियन यूनियन और इंडिया की अगर आप ट्रेड पॉलिसी को देखो या फिर उनके ट्रेड को देखोगे तो किसी भी कंट्री से अगर हम लोग बात करें, जैसे इंडिया ईयू, इंडिया चाइना की बात करो तो वी हैव एक्सटेंसिव ट्रेड, राइट, बट देयर इज अ प्रॉब्लम। व्हाट प्रॉब्लम? चाइना हैज अ लॉट ऑफ स्क्यू, इन द सेंस चाइना के पास सरप्लस है ट्रेड, वो ज्यादा हम हमारे देश में इंपोर्ट करते हैं। इंडिया यूएसए की देखे तो आपको रिवर्स मिलेगा, तो ट्रेड काफी ज्यादा होता है बट इंडिया एक्सपोर्ट्स अ लॉट ऑफ स्टफ टू यूएस। बट ईयू के साथ कहीं ना कहीं काफी बैलेंस्ड ट्रेड आपको देखने को मिलेगा यूरोपियन यूनियन के साथ, ठीक है। जस्ट एन इंटरेस्टिंग पॉइंट दैट आई ऑब्जर्व। तो 1962 से 1991 तक अर्ली एंगेजमेंट था, लेकिन रिलेशनशिप में बदलाव कब आया? वो आया 1991 के बाद, क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की शुरुआत हुई। अगर मैं गलत नहीं हूं तो अगेन ऑल्दो आई डू रिमेंबर डेट्स प्रिटी वेल, बट कई बार नंबर्स के साथ प्रॉब्लम हो सकती है। बट आई थिंक वी डिड स्टार्ट इन 2004, ठीक है, फिफ्थ ईयू समिट से शुरुआत हुई है। तो 2000 से लेकर 2004 2005 तक हम लोगों ने काफी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स की शुरुआत की हुई है। तो चलिए पहले जानते हैं कि अर्ली एंगेजमेंट में क्या हुआ। अब यहाँ पे आप अनुमान लगा भी सकते हो कि यूरोपियन यूनियन और इंडिया का किस तरह का रिलेशनशिप रहेगा, क्योंकि इस समय पे वो यूरोपियन यूनियन थे नहीं, क्योंकि दे स्टार्टेड एज द यूरोपियन स्टील एंड कोल कम्युनिटी शुरुआत में। लेटर ऑन दे बिकेम ईईसी, राइट, इन फ्रॉम 1965 आई कैन से। बट इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, हम लोग नॉन अलाइंड थे, और ये जो ब्लॉक रहेगा ये तो वेस्टर्न ब्लॉक रहेगा, यूरोप यूएसए के साथ अलाइन रहेगा, हम लोग इनके साथ अलाइन नहीं थे। बट डिस्पाइट दैट यू डू अंडरस्टैंड दैट वी हैड अर्ली एंगेजमेंट विद दिस पर्टिकुलर एरिया, क्योंकि हमारी जो यूरोपियन इकोनॉमिक कमेटी थी, यूरोपियन इकोनॉमिक कमेटी, 1962 में ही हम लोगों ने इसके साथ रिलेशनशिप सेटअप कर ली, हम लोगों ने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बना ली। और कहीं ना कहीं यूरोपियन कम्युनिटी से भी हम लोगों ने बहुत सारे मैं कहूँगा पॉजिटिव्स गेन किए, क्योंकि इन्होंने 1971 में अपनी जीएसपी शुरू की थी, जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, जिसको हम लोग जीएसपी कहते हैं। तो जीएसपी में होता क्या, जो भी डेवलप कंट्रीज होंगी, डेवलप्ड एरियाज होंगी, वो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, लीस्ट डेवलप कंट्रीज के लिए प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देंगे। मतलब उनके उनके जो टैक्सेस होंगे वो कम होंगे, उनके प्रोडक्ट्स के लिए जो हमारे मार्केट में आएंगे उसके टैक्सेस कम होंगे, हम जो उनके देश के मार्केट में भेजेंगे उस पर टैक्सेस ज्यादा होंगे। तो कुछ इसी को हम लोग टैरिफ कहते हैं ना। तो प्रेफरेंशियल टैरिफ पॉलिसी मिली हमें भी यूरोपियन यूनियन के लिए, फिर यूरोपियन कम्युनिटी के लिए, और हमें भी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिली सिमिलर टू व्हाट एक्स कॉलोनीज ऑफ यूरोप गॉट। अगेन यहाँ पे याउंडे कन्वेंशन के तहत होता है, बट ऑल्दो दिस वाज एन इनिशिएटिव मेनली फॉर अफ्रीका, बट इंडिया को भी काफी ज्यादा बेनिफिट्स मिले प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट से। और इंडिया ईयू की रिलेशनशिप मैं कहूंगा एक पॉजिटिव ट्रेंड पे आई, कब से? 1973 के बाद, क्योंकि यूके ने ज्वाइन किया। और एक बार यूके ने ज्वाइन किया तो यूके फॉर्मली यूरोपियन कम्युनिटी को ज्वाइन करने के बाद उसके अंदर आपको पॉलिसीज जरूर मिल जाएंगी, यू विल गेट अ लॉट ऑफ पॉलिसीज विच वर इंडिया सेंट्रिक। हमारा पहला कोऑपरेशन एग्रीमेंट फाइनलाइज हुआ 1981 में। और मैं कहूंगा जो अर्ली एंगेजमेंट थी दैट वाज मेनली इकोनॉमिक, ठीक, इकोनॉमिक रिलेशनशिप हमारी थी। ट्रेड एक्सेस, जहां पे जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस मिलेगी, दैट मींस प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज दैट गो फ्रॉम इंडिया। डेवलपमेंट फाइनेंस मिलेगा, वहां से फंडिंग मिलेगी हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, और टेक्नोलॉजी एक्सेस हमें मिलता था। लेकिन 1991 के बाद हम लोगों ने एलपीजी रिफॉर्म्स लाया, वहां पे वो यूरोपियन यूनियन बने, तो एक हमारा अग्रीमेंट आया, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट आया 1983 में। उसके बाद 94 में एक अग्रीमेंट भी आया, जहां पे हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम अभी ना सिर्फ एक इकोनॉमिक डोमेन में कोऑपरेट करेंगे, विल मूव टुवर्ड्स अदर डोमेन्स एज वेल, विल मूव टुवर्ड्स द I'd say a more comprehensive framework, जहां पे हम लोग अपना पॉलिटिकल डायलॉग एक फॉर्मलाइज करेंगे। तो ये हमारी शुरुआत हुई, लेकिन 2000 के बाद थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। 21st सेंचुरी में अगर आप देखोगे तो सन 2000 में ही एग्जैक्टली एट द कस्प ऑफ 2000, ऐसा नहीं कि रिलेशनशिप वाज क्वाइट हंकी डोरी, बिकॉज यू डू अंडरस्टैंड 1998 में हम लोगों ने जब न्यूक्लियर टेस्ट किया तो बारिंग फ्रांस, आई वुड से द एंटायर यूरोपियन कम्युनिटी, देयर रिलेशनशिप विद इंडिया वाज क्वाइट स्ट्रेन। लेकिन बड़ी ही जल्दी चीजें नॉर्मलाइज हो गई।
सन 2000 में इंडिया और ईयू ने हम अपनी एनुअल समिट्स की शुरुआत की। अब नोट करना है, ऑल्दो एनुअल समिट्स है, लेकिन कई बार ये समिट्स मिस आउट भी हुई है। अभी भी हर साल इंडिया और ईयू की एनुअल समिट्स होती हैं, ठीक है। जो ईयू के हेड है करंटली इट इज अर्सुला वॉन डर लेyen। तो ईयू के हेड्स हो गए, इंडिया की तरफ से फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, समटाइम्स इवन प्राइम मिनिस्टर्स हैव विजिटेड फॉर दीज समिट्स, ठीक है। अब ध्यान रखना है, एनुअल ईयू समिट लॉन्च हुई, इसने एक स्ट्रक्चर्ड सेटअप शुरू किया इंडिया और यूरोपियन यूनियन में। तो हमारी पॉलिटिकल रिलेशनशिप, इकोनॉमिक रिलेशनशिप और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के ऊपर काफी फोकस हमारा बढ़ने लगा, क्योंकि वी आर लुकिंग फॉर मोर एंड मोर बिजनेस। तो 2001 के बाद रेगुलर मीटिंग्स होने लगी। देयर वाज अ रेगुलर ट्रियो का मीटिंग्स ऑफ हेड्स ऑफ दी स्टेट्स या फिर हेड्स ऑफ दी एंटिटीज, यूरोपियन यूनियन के एंटिटीज, हमारे लीडर्स, डिफेंस मिनिस्ट्री की मीट, आपकी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की मीट, आपकी जो कॉमर्स मिनिस्ट्रीज की मीट, ये होने लगी। देन ईयू हैज emerged as one of the largest trading partner in goods and services। अभी भी जैसे अगर मैंने आपको बताया कि अगर टॉप 3 मुझे ढूंढने हैं जिनके साथ मेरा ट्रेड होता है, तो यूएसए, देन चाइना, of course I cannot say EU to be a country, but in terms of again area, population, I think we are much bigger than Europe, right? तो यूरोपियन यूनियन हमारा एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, तो कई बार तो नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर भी रहा है। और हम लोगों ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की शुरुआत की 2004 से, जैसे मैंने आपको बताया। सो रिलेशनशिप वाज एलिवेटेड टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ओके। एंड 2007 से हमारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इनफैक्ट हमारी जो नेगोशिएशन चल रही है ईयू के साथ, उसको हम लोग बीटीआईए कहते हैं, ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। बीटीआईए एक बहुत ही लैंडमार्क डेवलपमेंट थी दोनों देशों के लिए, फिर मैं कहूँगा दोनों एंटिटीज के लिए, इंडिया के लिए और ईयू के लिए, कि हम लोग एक एक फ्रेमवर्क बनाना चाहते हैं, इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बनाना चाहते हैं, और उसके तहत वी वांट टू गो फॉर एन एग्रीमेंट। शुरुआत तो काफी बड़ी थी, इट वाज अ मेजर लैंडमार्क फॉर अस, बिकॉज नाउ वी वर लुकिंग फॉर अ ब्रॉड बेस्ड ट्रेड ट्रीटी। बट कहीं ना कहीं 2007 से आज तक it's quite strange that it has been, I'd say, close to 18 years, 18 साल हो चुके हैं, बट अभी भी नेगोशिएशंस चल रही हैं, फाइनल नहीं हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे इन द नेक्स्ट डेकेड, इंडिया और ईयू की रिलेशनशिप में एक आपको एक प्रॉब्लम एरिया मिलेगा, स्पेशली इन दिस 2010 टू 2020, क्योंकि हम लोगों ने जो नेगोशिएशन स्टार्ट की थी, आप जानते हो कि हमारी बीटीआई की नेगोशिएशन, ठीक है, 2007 में शुरू हुई। लेटर ऑन 2013 में हम लोगों ने इसको फॉर्मलाइज भी किया था। मैं कहूंगा अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर कब से सही में नेगोशिएशन चल रही है, 2007 में तो हम लोगों ने शुरुआत कर दी, बट रियल नेगोशिएशन स्टार्टेड इन 2013 एंड इट हैज बीन क्वाइट डाउनहिल सिंस देन। सर डाउनहिल क्यों है, ये आपको आगे वाले डिस्कशन के दौरान पता चलेगा, क्योंकि हमारे और ईयू के बीच कुछ डिसएग्रीमेंट्स हैं। क्योंकि जब भी हम लोग ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो हमारी एक सोच होती है ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के बारे में, और उनकी एक सोच होती है, और आप जानते हो कि दोनों के बीच डिसएग्रीमेंट्स है। अभी फिलहाल अगर आप मुझसे पूछोगे सर, आपने बोला नेगोशिएशन है, मतलब शुरू हुई 2013 में, कहाँ पे पहुंचे, अपेरेंटली कहा जाता है कि टोटली इस पर्टिकुलर अग्रीमेंट में 23 चैप्टर है, 23 चैप्टर्स हैव बीन फाइनलाइज्ड, एंड जिसमें से 11 कंप्लीट फाइनल हो चुके हैं। मतलब आउट ऑफ 23, 50% अप्रोक्सीमेटली इट हैज बीन फाइनलाइज, मतलब दोनों के बीच डिसएग्रीमेंट नहीं है 11 चैप्टर्स में। और बाकी 12 चैप्टर्स में अपेरेंटली देयर आर डिसएग्रीमेंट्स बिटवीन टू कंट्रीज। ऑल्दो 2025 डेट रखी गई थी इसको खत्म करने की, मतलब फाइनलाइज करने की। आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू गेट फाइनलाइज्ड इन दिसंबर 2025, सो वी विल मूव इनटू 2026। बट अगर आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि सर क्यों ऐसे प्रॉब्लम हुआ इंडिया ईयू में, एक इंसिडेंट हुआ था 2012 में, अगर आपको याद होगा। 2012 में 2 इटालियन मरीन्स थे, ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो एक एक शिप में ना इंडियन वाटर्स में, फिर इंडियन कोस्ट पे आ गए थे। ऑल्दो वो क्लेम करते हैं कि इट वाज इंटरनेशनल वाटर्स, बट इंडिया के टेरिटोरियल वाटर्स में आ गए थे। और उनकी शिप का नाम आई थिंक एनरिका लेक्सी था, एनरिका लेक्सी, और 2 जो मरीन्स थे, मसीमिलानो लटोर एंड सल्वाटोर जिरोन, ठीक है। तो इन्होंने 2 जो फिशरमैन थे ना, जो फिशरमैन थे, इंडिया के फिशरमैन को उन्होंने शूट किया था।
उनको लगा कि ये पायरेट्स हैं, तो उन्होंने अपेरेंटली शूट किया। तो उसके बाद इंडियन जो कोस्टल पुलिस है, कोस्ट गार्ड है, उन दोनों को अरेस्ट कर लिया एंड दैट बिकेम अ वेरी ह्यूज डिप्लोमेटिक रो बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन, क्योंकि इटली के मरीन्स थे, उनको इंडिया ने अरेस्ट किया। अब हम लोग कह रहे थे कि हम लोग इन्हें इंडिया में ट्राई करेंगे, इंडिया में इनका केस चलेगा और इनको इंडिया में सजा मिलेगी। इटली ऑन बिहाफ ऑफ, आई वुड से यूरोपियन यूनियन ऑन बिहाफ ऑफ इटली, उन्होंने इटालियन मरीन्स का केस कंटिन्यूसली नेगोशिएशन में लाया। और मैं कहूंगा ये जो मुद्दा था ना, 2012 से 2016 तक इंडिया और ईयू के बीच बहुत ही तनावपूर्ण माहौल बना के रखा हुआ था। ठीक है, क्योंकि अगेन 2016 में इवेंचुअली इटली ने अनक्लॉज के अंडर, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज के अंडर आर्बिट्रेशन को फाइल किया और उस आर्बिट्रेशन का केस चला और आर्बिट्रेशन का इवेंचुअली जो रिजल्ट आया, इट वाज सेड दैट ऑल्दो दोनों के पास भी जुरिस्डिक्शन है, इंडिया के पास भी जुरिस्डिक्शन है, इटली के पास भी है, बट इटली हैज हायर जुरिस्डिक्शन, तो इटली में वो ट्राई होंगे, मतलब जो जो भी दो मरीन्स थे ना, तो वो दोनों इटली में, इटली के कोर्ट्स में उनको ट्राई किया जाएगा। और आर्बिट्रेशन ने ही अवार्ड दिया कि जो उन्होंने किया, अब उनका आर्गुमेंट ये था कि हमको लगा कि पायरेट्स है इसलिए गलती से शूट हो गया, बट कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा, तो 10 करोड़ रुपए का कॉम्पेंसेशन दिया गया दोनों फिशरमैन की फैमिली को। और ऑफ कोर्स इटली में केस चला एंड दे वर एक्विटेड। ठीक है, तो सो दिस वाज द एंटायर स्टोरी। तो 2016 तक ये इंसिडेंट ने काफी ज्यादा अपनी छाप छोड़ी इंडिया ईयू रिलेशनशिप के ऊपर, लेकिन धीरे धीरे चीजें नॉर्मलाइज होना शुरू हुई 2016 से। मैं कहूंगा ब्रसल्स मार्च 2026 में जो 13th ईयू समिट हुई ना दोनों के बीच, सो देयर हमारा इंडिया ईयू एजेंडा 2020 की नींव रखी गई और इस तरह के इश्यूज को कहा गया कि वी विल नॉट लेट दिस हैम्पर द रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज। और अल्टीमेटली 2020 में जो 15th ईयू समिट हुई, ये वर्चुअल समिट हुई, इसने रोड मैप रखा 2025 के लिए। तो इसका मतलब क्या है, समिट्स में हमारी 5-5 साल की टारगेट निकल के आ रही है। तो 2020 का एजेंडा आया, 2025 का एजेंडा आया, और अभी फिलहाल अगर मैं गलत नहीं हूं तो वी हैव अ रोड मैप। यूरोपियन यूनियन ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया है जहां पे हमारी 2026 से लेकर 2030 तक की जो हमारी रिलेशनशिप होगी, उसकी बेस क्या होगी, उसकी सेटअप क्या होगी, ये इन्होंने बताया हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि लीडर्स की वर्चुअल मीट हुई पोर्टो में 2021 में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यहाँ पे 2021 2022 की मीट थी, 2021 की वर्चुअल मीट थी क्योंकि कोविड का टाइम था उस समय पे, आई रिमेंबर दैट। और इंडिया ने वापस बीटीआई की नेगोशिएशन शुरू कर दी है और कनेक्टिविटी के भी कुछ प्रोविजंस या फिर कनेक्टिविटी के अनाउंसमेंट्स भी आए हैं रिसेंट टाइम में। इंडिया ईयू की कनेक्टिविटी पार्टनरशिप भी अनाउंस हुई है। 2022 में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई, इंडिया और ईयू ने ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल बनाई। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज क्यों है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के अलावा देयर इज ओनली वन कंट्री, यूएसए, जिसके साथ हमारी ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी की काउंसिल है। TTC is only with two areas, one is USA and another one is European Union, so it becomes really important for us to know that। और FTA नेगोशिएशन फॉर्मली शुरू हो चुकी है। और जैसे मैंने आपको बताया कि 2025 में अगर हम लोग देखें तो 2025 में EU ने न्यू स्ट्रेटेजिक EU इंडिया एजेंडा रिलीज किया है 2026-2030। अभी ये फॉर्मलाइज नहीं हुआ है, मैं कहूंगा अगले साल जो समिट होगी उस समिट में हमें इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन जो यूरोपियन यूनियन का डॉक्यूमेंट है वो 5 की पिलर एरियाज के ऊपर फोकस करता है। प्रॉस्पेरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, सस्टेनेबिलिटी मतलब ग्रीन एनर्जी के ऊपर फोकस करना है, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। आप जानते हो कि टेक्नोलॉजी शेयरिंग के ऊपर इंडिया का काफी फोकस होता है, तो यहाँ पे इंडिया का जो यूपीआई है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके ऊपर कोलैबोरेशन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिक्योरिटी और डिफेंस एंगल एक जरूर डेवलप होता हुआ आ रहा है इंडिया और ईयू के बीच। एंड यू हैव कनेक्टिविटी एंड ग्लोबल इश्यूज, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि कनेक्टिविटी केवल ये जो इंफ्रास्ट्रक्चरल कनेक्टिविटी नहीं, जैसे रोड या फिर रेल वाली कनेक्टिविटी की बात नहीं करते हैं। द आइडिया ऑफ कनेक्टिविटी फॉर यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया इज far more bigger. We talk about digital connectivity, we talk about people to people connectivity, we talk about cultural connectivity। तो केवल
रोड या रेल का कनेक्टिविटी का एस्पेक्ट यहाँ पे नहीं है। एंड देन फाइनली एनेबलर्स, एनेबलर्स एक क्लॉज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्किल मोबिलिटी, स्किल डेवलपमेंट, नॉलेज एक्सचेंजेस और नॉलेज एनहांसमेंट के ऊपर एक पिलर जरूर बनाया गया है इंडिया और यूरोपियन यूनियन का। अगेन इसके बारे में हमें और भी इंफॉर्मेशन मिलेगी नेक्स्ट ईयर, बिकॉज दिस हैज टू बी फॉर्मलाइज्ड कंप्लीटली। ठीक है, सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ इंडिया ईयू रिलेशनशिप। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स एरियाज ऑफ कोऑपरेशन। एरियाज ऑफ कोऑपरेशन के बाद हम लोग एरियाज ऑफ डाइवर्जेंस पे चलेंगे। एरियाज ऑफ कोऑपरेशन में high level visits, again there is no need to remember this, but it signifies that we have a very important point or very important position of European Union in our foreign policy। ठीक है, हाई लेवल विजिट्स में हमारी हाई लेवल पॉलिटिकल एंगेजमेंट हो रही है। इंडिया ईयू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2004 से जब से शुरू हुई है, मैं कहूंगा उससे पहले भी, जब से हमारी समिट मीटिंग्स शुरू हुई है तब से हमारी हाई लेवल विजिट्स कंटिन्यूसली होते रहती है। यूरोपियन यूनियन के जो चेयरमैन है, जो प्रेसिडेंट है, इंडिया की तरफ से भी बड़े बड़े डिग्निटरीज हो गए, डिफेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है, दे हैव विजिटेड यूरोपियन यूनियंस हेडक्वार्टर्स, यूरोपियन यूनियंस डिफरेंट मेंबर कंट्रीज। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की शुरुआत जब से हुई तब से 15 से भी ज्यादा समिट्स हो चुकी है। पीएम मोदी खुद पिछले 10 सालों में कई बार यूरोपियन यूनियन में जो भी कंट्रीज है, जैसे जर्मनी हो गया, डेनमार्क हो गया, फ्रांस हो गया, वहां पे विजिट कर चुके हैं। ऑल्दो नॉट एग्जैक्टली इन कैपेसिटी ऑफ इंडिया ईयू रिलेशनशिप, बट बायलैटरल रिलेशनशिप के लिए भी वो कई बार विजिट कर चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट 2021 में, जैसे मैंने आपको बताया, पोर्टो की जो वर्चुअल एक समिट हुई थी हमारी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 15 समिट थी, वहां पे कनेक्टिविटी पार्टनरशिप को लॉन्च किया गया। इसके बारे में आपको थोड़ी देर में जरूर बताऊंगा। ठीक है, 2022 में भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने विजिट किया था कई सारे यूरोपियन कंट्रीज को। ठीक है, इसके अलावा वी हैव मल्टी टियर डायलॉग मैकेनिज्म, दोनों के बीच डिस्कशन के लिए, बातचीत के लिए 31 इंस्टीट्यूशनल चैनल्स बने हुए, सेक्रेटरी लेवल की डिस्कशन चलती है, अलग अलग वर्किंग ग्रुप्स बने हुए हैं। किस चीज के ऊपर? एग्रीकल्चर के ऊपर वर्किंग ग्रुप है, काउंटर टेररिज्म के ऊपर वर्किंग ग्रुप है, आपकी डिफेंस के ऊपर है, मैरिटाइम सिक्योरिटी के ऊपर है। हाई लेवल डायलॉग चलता है दोनों देशों के बीच। देयर इज ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल व्हिच इज अवेलेबल ओनली विद यूएसए। यूएसए और ईयू के अलावा किसी कंट्री के साथ नहीं है हमारी ये। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट हमारी डायलॉग चलती है। पार्लियामेंट्री एक्सचेंजेस चलते हैं, यानी कि इंडिया और यूरोपियन पार्लियामेंट की पार्लियामेंट्री एक्सचेंजेस भी चलती है। सो वी हैव multi-tier dialogue mechanism with European Union. We also have a lot of trade cooperation. Of course, जैसे मैंने आपको बताया, European Union is India's largest trading partner. It competes with USA, China, of course, in terms of sheer numbers. कई बार again 2023-24 में it was ahead of China. 11% हमारा जो ट्रेड होता है वो चाइना के साथ था 2023-24 में, यूएस के साथ 9.5 था और ईयू के साथ 12.2। तो क्लोजली, एज आई टोल्ड यू, दीज थ्री एंटिटीज आर बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स। और जैसे मैंने आपको बताया, एक बहुत ही अच्छी चीज ऑब्जर्व करने वाली ईयू के साथ ये है कि हमारा ट्रेड का जो सेटअप बना हुआ है, इट इज क्वाइट बैलेंस्ड। थोड़ा सा सरप्लस आपको इंडिया की तरफ मिलेगा, और रीसेंट ईयर्स में 2024 में इट हैज रीच्ड 120 बिलियन यूरोस। गुड्स एंड सर्विसेज का जो ट्रेड है, इट हैज रीच्ड, गुड्स का ट्रेड इट हैज रीच्ड 120 बिलियन यूरोस, ये यूरो में है। ट्रेड कॉम्पोजिशन क्या है? इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता है? नो प्राइजेस फॉर गेसिंग, देयर इज फार्मास्यूटिकल्स, देयर इज टेक्सटाइल्स एंड देयर इज केमिकल्स, देन यू हैव आईटी सर्विसेज। इंडिया इंपोर्ट क्या करता है? टेक्नोलॉजी वाली चीजें, इसके अंदर हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स होंगे, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, मशीनरी आपको यहां से आती है, और हाई एंड केमिकल्स भी आती है यूरोपियन यूनियन से। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, जर्मनी की जब हम लोग रिलेशनशिप डिस्कस कर रहे थे, तो देयर इज अ ह्यूज ह्यूज कंपनी बीएएसएफ, राइट, वन ऑफ द बिगेस्ट केमिकल कॉन्ग्लोमरेट्स, जहां से कई सारी केमिकल्स इंडिया में जरूर आती है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस इकोनॉमिक कोऑपरेशन, मैं कहूंगा इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से भी यूरोपियन यूनियन हैज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर फॉर इंडिया। 6000 से भी ज्यादा यूरोपियन कंपनीज इंडिया में काम करती हैं, और ईयू इज वन ऑफ द बिगेस्ट एफडीआई सोर्सेस। अगर हमारे पूरे एफडीआई को देखिए, उसमें से 15% एफडीआई आपको यूरोपियन यूनियन से आता है। और यहाँ पे भी जो बड़ी कंट्रीज है, एक बहुत ही स्ट्रेंज आपको डेवलपमेंट यहाँ पे मिलेगी। सर, यूरोपियन यूनियन में से कौन इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है? मैं कहूँगा फ्रांस कर रहा है, जर्मनी कर रहा है, नेदरलैंड कर रहा है।
लेकिन लग्जमबर्ग इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट कंट्री विच हैज इन्वेस्टेड क्वाइट हेविली इन इंडिया। नोट करना है इस चीज को। की सेक्टर्स कहाँ पे? ऑटोमोबाइल सेक्टर है आपकी, यू हैव अ लॉट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, केमिकल प्लांट्स इन इंडिया। ऑटोमोबाइल सेक्टर की अगर बात करो, वी हैव फोक्सवैगन, वी हैव रेनो। एनर्जी में, स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत ज्यादा आपको इन्वेस्टमेंट आ रही है हियर, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर ग्रीन ट्रांजिशन। फाइनेंस, रिटेल, टेलीकॉम हर जगह पे आपको मिलेगी। इनफैक्ट यूरोपियन यूनियन की तरफ से बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दे हैव बीन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। यूरोपियन यूनियन से बड़े बड़े जो फंड हाउसेस है वो इंडिया में इक्विटी में, ना सिर्फ इक्विटी में यानी कि इंडियन शेयर मार्केट में तो पैसा डालते ही है लेकिन उससे भी ज्यादा दे हैव इन्वेस्टेड अ लॉट इन द ग्रीन बॉन्ड्स। क्योंकि इंडिया में ग्रीन ट्रांजिशन की हम लोग बात करते हैं, ग्रीन एनर्जी की बात करें, तो वहां पे they have invested in green bonds as well. Apart from this, there is a lot of cooperation going on over counter terrorism. 2005 और 2010 में हमारी एक पहले तो जॉइंट एक्शन प्लान फ्रेमवर्क बना, 2010 में जॉइंट डिक्लेरेशन बना ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। अभी फिलहाल देयर इज इंस्टीट्यूशनल लेवल कोऑपरेशन बिटवीन यूरोपोल, सीबीआई, एनआईए, दोनों के बीच जॉइंट एफर्ट्स चलते हैं फाइनेंसिंग को रोकने के लिए। यूरोपियन यूनियन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटिटी है, एफएटीएफ के साथ भी काफी क्लोजली काम करता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के साथ। इंडिया भी इंडिया वांट्स टू एंड दिस टेररिस्ट फाइनेंसिंग नेटवर्क को रोकने के लिए जरूर काम करते हैं। इंडिया और यूरोपियन यूनियन आर ऑन सेम पेज विद रिस्पेक्ट टू सीसीआईटी, कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। इसको डिफाइन करने के लिए और इसके अंडर टेररिज्म को रोकने के लिए यूएन में अभी तक ये कन्वेंशन फाइनल नहीं हुआ है, इंडिया इसका समर्थन करता है, ईयू भी करता है। इसके अलावा अगर आप दोनों की कंसर्न टेरर लिस्ट देखोगे, क्वाइट सिमिलर आपको मिलेगी। हाफिज सईद, जाकिर रहमान, दाऊद इब्राहिम, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, आईसिस, अलकायदा, हक्कानी नेटवर्क, कॉमन कंसर्न लिस्ट आपको मिलेगी यूरोपियन यूनियन की भी और इंडिया की भी। सो अ कॉमन कंसर्न लिस्ट इज देयर वेयर देयर इज अगेन अ लॉट ऑफ कोऑपरेशन इन टर्म्स ऑफ काउंटर टेररिज्म एक्टिविटीज। अगर मुझे क्वेश्चन एक्सपेक्ट करना है यूरोपियन यूनियन के साथ, आई वुड गो फॉर टू थीम्स, ठीक है। एक तो एनर्जी से जुड़ा हुआ जरूर हम लोग चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया और यूरोपियन यूनियन का एक बहुत क्लोज कोलैबोरेटिव रीजन है एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर में भी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट facet. Apart from that, if I can expect another area specifically, that would be BTIA, जहां पे आपको समझ में आना चाहिए कि बीटीआईए की नेगोशिएशन ठप क्यों हुई है। चली अभी इनफैक्ट चली रही, ठप नहीं हुई, चल रही है, बट यार 2007 से नेगोशिएशन चल रही है, अभी तक चल ही रहा है ना। क्यों चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है और इसके प्रति हमें क्या करने की जरूरत है, इस तरह की समझ आपको होनी चाहिए, ठीक है। आई थिंक दीज आर द टू एस्पेक्ट्स व्हिच वुड बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। जैसे मैंने आपको बताया, क्लाइमेट चेंज और क्लीन एनर्जी की पार्टनरशिप हमारी है। 2016 में ही हम लोगों ने क्लाइमेट चेंज क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप सेटअप की है, जिसके तहत यूरोपियन यूनियन and India, they are working collaboratively on wind energy, solar energy. Apart from that, energy efficiency, smart grid बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट के ऊपर। ना सिर्फ टेक्नोलॉजी या फिर ना सिर्फ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बट फंडिंग भी आती है, फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट आती है इंडिया ईयू एक्शन प्लान सपोर्ट फैसिलिटी के अंडर। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने ढेर सारी ग्रीन फाइनेंसिंग की हुई है इंडियन प्रोजेक्ट्स में। जैसे टिपिकल एग्जांपल्स है मेट्रो के प्रोजेक्ट, पुणे मेट्रो हो गया, लखनऊ मेट्रो हो गया, उसकी फंडिंग आई हुई है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक से। इसके अलावा क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप में हम लोगों ने डिफरेंट मैकेनिज्म्स बनाए हुए हैं। इंडिया ईयू क्लीन एनर्जी क्लाइमेट पार्टनरशिप आई है, वाटर पार्टनरशिप है 2016 में बनी है, ग्रीन हाइड्रोजन पार्टनरशिप आई है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पार्ट है, यूरोपियन यूनियन 2008 में ज्वाइन हुआ है, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर में यूरोपियन यूनियन ने ज्वाइन किया है, और इंडिया इसकी अगुवाई जरूर करता है, तो इंडिया प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इट इज अ फाउंडर मेंबर अलॉन्ग विद फ्रांस। जो कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पे भी इंडिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ईयू इनका मेंबर बन चुका है, इनका पार्टनर बन चुका है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एरिया में हमारी ऑलरेडी अग्रीमेंट है विद यूरोपियन यूनियन सिंस 2007, और इस एग्रीमेंट के तहत अलग अलग वर्किंग ग्रुप्स बने हुए हैं। देयर आर जॉइंट स्टीयरिंग कमिटीज विद रिस्पेक्ट टू स्मार्ट ग्रिड्स, क्लीन वाटर टेक्नोलॉजी, वैक्सीन और फार्मास्यूटिकल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस,
एंड पोलर साइंस, वेरी इंटरेस्टिंग, पोलर साइंस। ठीक है, मोबिलिटी प्रोग्राम फॉर यंग साइंटिस्ट भी शुरू हुआ है और एमर्जिंग एरिया में भी दोनों के बीच काफी कोलैबोरेशन आपको मिलेगा। नए नए प्रोजेक्ट्स आर अपकमिंग बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन विथ रिस्पेक्ट टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, न्यूरो टेक्नोलॉजी, बहुत सारी नई डेवलपमेंट्स आ रही है बिटवीन द टू कंट्रीज। इसके अलावा न्यूक्लियर कोऑपरेशन है, ऑल्दो न्यूक्लियर कोऑपरेशन में मैं नहीं कहूंगा यूरोपियन यूनियन बहुत ज्यादा आपको मिलेगा, क्योंकि somehow European Union as a continent, they are not too much pro the nuclear plants of a nuclear power, ठीक है। तो इस बट स्टिल वी हैव अ R&D agreement for peaceful use of nuclear energy। 2020 में ही इंडिया की जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है और यूरेटम जो है उनके बीच इस तरह की अंडरस्टैंडिंग है। इंडिया ऑलरेडी सर्न का मेंबर है, आप जानते हो सर्न जो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर है, यहाँ पे पार्टिकल फिजिक्स की रिसर्च चलती है। सर्न में ही जो हिग्स बोसॉन है, गॉड पार्टिकल भी इसको कहा जाता है, इसकी पुष्टि जरूर हुई थी। इंडिया इज एसोसिएट मेंबर है। इंडिया ने आईटीआर को भी ज्वाइन किया है, जो फ्रांस के बॉर्डर पे, फ्रांस में आपको मिलेगा आईटीआर, इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। 2005 से ही हम लोग इसके मेंबर है। इनफैक्ट इंडिया ने ढेर सारे किलोमीटर्स क्रायोलाइंस, जो ठंडी ठंडी जो लिक्विड होती है ना, कोल्ड लिक्विड, कूलिंग लिक्विड जो होता है, उसकी पाइपलाइन इंडिया ने ही सप्लाई की है फॉर आईटीईआर। इसके अलावा स्पेस एरिया एक एरिया है बहुत इंपॉर्टेंट कोलैबोरेशन का हमारा, होगा भी, क्योंकि अगर आप इंडिया के स्पेस प्रोग्राम को देखोगे तो 1990 से काफी ज्यादा पिकअप कर लिया है, लेकिन 1990 से पहले जो भी हमारे सैटेलाइट्स लॉन्च हुआ करते थे, मेनली रशियन लॉन्चर से लॉन्च हुआ करते थे, या फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी के लॉन्चर थे, एरियन स्पेस, वहीं से लॉन्च हुआ करते थे। जो हमारे पहले सीरीज थे, इनसैट सीरीज, जीसैट कम्युनिकेशन सीरीज, क्योंकि हैवी सैटेलाइट्स थे, तो हम लोगों ने एरियन स्पेस का इस्तेमाल करके ही हमारे बहुत सारे सैटेलाइट्स लॉन्च करवाए हैं। ऑल्दो जब हमारी डेवलपमेंट हुई है पीएसएलवी जीएसएलवी की, दैट इज a different thing that has been a game changer for us and the whole world as well। बट इंडिया और ईयू की अर्थ ऑब्जर्वेशन और क्लाइमेट मॉनिटरिंग में भी काफी कोलैबोरेशन चलती है। यूरोपियन यूनियन का, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का कोपरनिकस प्रोग्राम है, जिसके अंदर उन्होंने अलग अलग सैटेलाइट्स लॉन्च किए हुए हैं। इंडिया की तरफ से इसरो कोलैबोरेट्स विद द यूरोपियन स्पेस एजेंसी फॉर कोपरनिकस प्रोग्राम ऑल्सो। इंडिया का जो नाविक है, हमारा जो पहले आईआरएनएसएस था, अब ये नाविक है, हमारा खुद का लोकल जो पोजिशनिंग सिस्टम है, और यूरोप का गैलीलियो सिस्टम है। तो इन दोनों के बीच देयर आर डिस्कशंस गोइंग ऑन फॉर इंटरऑपरेबिलिटी। ठीक है, इंटरऑपरेबिलिटी के लिए, स्पेक्ट्रम कोऑर्डिनेशन के लिए नेगोशिएशंस और डिस्कशंस आर गोइंग ऑन। इंडिया ईयू दे आल्सो वर्क टुगेदर एट द यूएन कॉपस, यूनाइटेड नेशंस की जो कमिटी है फॉर पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस, उसमें भी कोलैबोरेशन चलता है। दोनों ही काफी कंसर्न है विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉब्लम ऑफ स्पेस डेब्री। बोथ ऑफ देम कोलैबोरेट ओवर दिस, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बोथ converge over the responsible space behavior principles or norms। ठीक है, रिसेंटली इंडिया ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रोबा, दिसंबर 2024 में प्रोबा मिशन को भी हम लोगों ने लॉन्च किया हुआ है। इनफैक्ट थोड़ा सा डिले जरूर हुआ था। ये प्रोबा 3 मिशन को हम लोगों ने लॉन्च किया, जहां पे 2 सैटेलाइट्स हैं जो सन को मैप करना चाहते, सन के कोरोनोग्राफ को मैप करना चाहते हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ये प्रोजेक्ट था, इसरो के पीएसएलवी एक्सेल ने इसको लॉन्च किया था रिसेंटली। आई होप ऑल ऑफ यू रिमेंबर दिस। ठीक है, इसके अलावा कनेक्टिविटी बेस्ड कोऑपरेशन है। जैसे मैंने बताया कि इंडिया ईयू का कनेक्टिविटी एग्रीमेंट या फिर कनेक्टिविटी पार्टनरशिप लॉन्च हुआ 2021 में। वर्चुअल समिट हुई थी इंडिया और ईयू के बीच, इंडिया ईयू समिट एट पोर्टो, वर्चुअल समिट, जहां पे कनेक्टिविटी में ऑफ कोर्स यू हैव ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, इसका तो कोई डाउट होगा नहीं, क्योंकि फॉर्मल कनेक्टिविटी तो होनी है। लेकिन इंडिया और ईयू के लिए कनेक्टिविटी का डेफिनेशन, इट इज नॉट जस्ट अबाउट ट्रेन और बस और से फ्लाइट कनेक्टिविटी ओनली, इट इज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी, एनर्जी नेटवर्क्स, ग्रिड कनेक्टिविटी, पीपल टू पीपल मोबिलिटी एंड सप्लाई चेन कनेक्टिविटी। ठीक है, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है? यूरोपियन यूनियन का खुद का ग्लोबल गेटवे स्ट्रेटजी बनी हुई है, और हमारी जो पॉलिसीज है, स्पेशली सागर एंड डिजिटल इंडिया की जो इनिशिएटिव्स है, दे अलाइन अ लॉट, एंड दैट इज व्हाई वी हैव अ कनेक्टिविटी पार्टनरशिप विद यूरोपियन यूनियन। ठीक है, इसके अलावा थर्ड वर्ल्ड नहीं, मैं कहूंगा थर्ड कंट्री कोऑपरेशन जरूर होता है। इसका मतलब कि इंडिया
और यूरोपियन यूनियन मिलकर दूसरी जगह पे कुछ डेवलपमेंट करेंगे। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कोऑपरेशन का बिटवीन द टू कंट्रीज, क्योंकि कंटिन्यूस कंपटीशन चल रहा है। आप जानते हो कि ये जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आ रहा है, इट हैज बीन चैलेंजिंग एवरीबडी, नॉट जस्ट ईयू, आई थिंक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अदर वेस्टर्न ब्लॉक्स ऑल्सो। इंडिया बीआरआई का पार्ट नहीं है, इंडिया बीआरआई के साथ प्रॉब्लम्स है इंडिया के, आप जानते हो, दी सोवरेनिटी इश्यूज आर देयर। सो वी आर लुकिंग फॉर कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड पार्टनरशिप। हमारी पार्टनरशिप ऑलरेडी जापान के साथ भी है, यूएस के साथ भी है, ईयू के साथ भी हमारी कनेक्टिविटी बेस्ड पार्टनरशिप्स हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम्स चल रहे हैं। और यहाँ पे थर्ड कंट्री कोऑपरेशन क्यों आता है? क्योंकि दोनों मिलकर कहीं और डेवलपमेंट कर सकते हैं। हमारा प्राइम फोकस एरिया है अफ्रीका एंड इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है। और 2023 में आईमेक भी अनाउंस हुआ है, ऑल्दो क्वाइट सैडली मैं कह सकता हूं कि ये आईमेक जो है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, इसको 2023 में G20 समिट में अनाउंस किया गया था, ठीक। तो काफी ज्यादा इंटरेस्ट भी इसके प्रति जगा हुआ है, लेकिन पिछले मैं कहूंगा 2-3 सालों में कोई डेवलपमेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं हुए विद रिस्पेक्ट टू आईमेक। यस, देयर इज एन आइडिया और देयर इज एन ऑप्शन फॉर अस ऑफ आईमेक, जहां पे दो कंट्रीज कोलैबोरेट कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया है, ईयू पार्टनर है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सऊदी, यूएई और यूएसए भी यहाँ पे पार्टनर्स हैं। सो इट हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल टू बिकम एन ऑल्टरनेटिव टू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बट इट हैज नॉट टेकन ऑफ, आई वुड से, इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। तो आगे चल के हम लोग देखेंगे कि how things will pan out for IMEC, but please keep your eyes and ears open for this. IMEC is a very important development जहाँ पे इंडिया ईयू पार्टनर्स है, ठीक। इसके अलावा एजुकेशन और स्टूडेंट मोबिलिटी में भी दोनों के बीच काफी कोऑपरेशन है। ऐसा नहीं कि यूरोपियन यूनियन के स्टूडेंट्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इंडियन एजुकेशन सेटअप, यू डू अंडरस्टैंड, इंडियन स्टूडेंट्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यूरोपियन यूनियन के अलग अलग यूनिवर्सिटीज। इंडिया इज अमंग दी वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, ईयू में जो स्टडी कर रहे हैं, वहां पे अलग अलग प्रोग्राम्स बने हुए हैं, जैसे एरास्मस प्लस प्रोग्राम बना हुआ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग नेम है एरास्मस। आई नो अबाउट मरे एरास्मस, क्रिकेट में आई थिंक इज द अंपायर, नो। तो एरास्मस प्रोग्राम बहुत जरूरी, इनफैक्ट थोड़ा सा रिसर्च करें। ये जो एरास्मस प्रोग्राम है, ऑल्दो जोकिंगली आई टोल्ड अबाउट मरे एरास्मस, क्रिकेट अंपायर, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये जो एरास्मस है, डी एरास्मस, ये बहुत जरूरी एक व्यक्ति है। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा इसके बारे में रिसर्च करें, क्योंकि यूपीएससी प्रिपरेशन में यू डू नीड दिस कनेक्ट, यू नीड दी फॉरवर्ड कनेक्ट, बैकवर्ड कनेक्ट, यू नीड एन एक्सटर्नल कनेक्ट विद द टॉपिक्स। तो एरास्मस प्रोग्राम, ये एरास्मस है क्या, इसको तो थोड़ा सा पढ़िएगा जरूर, क्योंकि डी एरास्मस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिलोसोफर। वी ऑल नो अबाउट, आई थिंक वी नो अबाउट वोल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, है ना, इनके बारे में जरूर आपने सुना होगा। एरास्मस इज अंडररेटेड, ही वाज आल्सो वन ऑफ द रेनेसांस स्कॉलर, ठीक है। तो पढ़िएगा जरूर उनके बारे में। तो एरास्मस प्रोग्राम के तहत स्टूडेंट एक्सचेंज चलता है। मरी स्लोडोस्की क्यूरी एक्शन के अंडर भी प्रोग्राम्स चलते हैं, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम चलता है, जॉइंट पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम चलते हैं। दोनों साइड फोकस करते हैं कि एक दूसरे की डिग्री को रिकॉग्नाइज करें, साथ ही साथ एजुकेशन फ्रेमवर्क में वो अलाइनमेंट आए, ठीक है। इसके अलावा ऑफ कोर्स वी डू हैव अ लॉट ऑफ कल्चरल कनेक्ट एंड अ लॉट ऑफ डायस्पोरा इन यूरोपियन यूनियन। इंडियन कल्चर काफी पॉपुलर हो रहा है, ना सिर्फ यूरोपियन कॉन्टिनेंट में, हर जगह पे, ठीक है। इंडिया से आईसीसीआर जो है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर जो बॉडी आती है, वो कल्चरल इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। इंटरनेशनल योगा डे हो गया, फिल्म फेस्टिवल हो गया, म्यूजिक फेस्टिवल हो गया, ये सारी चीजें जरूर कंडक्ट करते हैं वहां पे। इंडिया इंडिया के लिए ना, या फिर इंडियंस के लिए मैं कहूँगा, एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है यूरोपियन यूनियन। और वहां पे अभी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट जागृत हो रहा है आयुर्वेद को लेकर, इंडियन बॉलीवुड को लेकर, इंडियन म्यूजिक को लेकर, इंडियन क्विजीन को लेकर बहुत ही एक इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। बहुत सारे इंडियंस, इनफैक्ट आई नो अ फ्यू पीपल हु हैव started these cafes or hotels in other countries, in European countries. I know a few people who have now settled in some of the European Union countries, right? तो काफी इंटरेस्ट जागृत हो रहा है। इनफैक्ट वहां पे 2 मिलियन इंडियन डायस्पोरा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है यूके में। अब यूके तो पार्ट नहीं है, बट स्टिल। इसके अलावा वी हैव जर्मनी, नेदरलैंड, इटली, फ्रांस, इन कंट्रीज में
हमारी इंडियंस की प्रेजेंस बहुत ज्यादा है। इसके अलावा इंडिया और ईयू के बीच डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ एंड मल्टीलैटरलिज्म को लेकर काफी कन्वर्जेंस आपको मिलेगा। ठीक है, यू हैव अ लॉट ऑफ कन्वर्जेंस ओवर दिस। क्यों? क्योंकि हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज सिमिलर है, रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर हम लोग चाहते हैं, संयुक्त राष्ट्र में हम लोग कोऑर्डिनेट करते हैं, देयर इज रेगुलर कोऑर्डिनेशन इन सिक्योरिटी काउंसिल बिटवीन ईयू एंड इंडिया, देयर इज मल्टीलैटरल सपोर्ट, बोथ एडवोकेट strengthening WTO, maintaining NPT and upholding UNCLOS, United Nations Convention on Law of Seas. Apart from that, सिक्योरिटी, मैरिटाइम ऑर्डर और इंडो पैसिफिक एरिया में भी हमारी कन्वर्जेंस आपको मिलेगी, क्योंकि दोनों ही बिलीव करते हैं सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन में, फ्री सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन में, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज की कंप्लायंस में। अब ये जो स्पेसिफिक चीज बता रहा हूं, दिस इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ साउथ चाइना सी, क्योंकि साउथ चाइना सी में चाइना का काफी दबदबा चलता है और कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन का भी इंडो पैसिफिक में काफी फोकस आ रहा है। ईयू ने 2021 में इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी अनवेल की, जिसके अंदर एक्सप्लिसिटली मेंशन किया इंडिया यहां पे बहुत ही की पार्टनर हमारा बनेगा करके। ठीक है, सो देयर आर लॉट ऑफ एरियाज ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन फॉर श्योर। दोनों के बीच काफी काफी गहरे संबंध, या फिर हम लोगों ने शुरुआत से ही डिस्कशन की शुरुआत ही की थी बाय मेंशनिंग दैट देयर इज अ लॉट ऑफ कन्वर्जेंस, स्पेशली इन मल्टी डायमेंशनल एरियाज। हम लोगों ने बताया कि इंडिया ईयू की जो रिलेशनशिप है वो इवॉल्व हुई है इनटू अ मल्टी डायमेंशनल पार्टनरशिप और मल्टी डायमेंशनल रिलेशनशिप। ठीक है, लेकिन देयर आर मेनी एरियाज ऑफ डाइवर्जेंस। अब ये मैं नहीं कहूंगा एरियाज ऑफ प्रॉब्लम्स, बट एरियाज ऑफ फ्रिक्शन मैं कह सकता हूं। अब इसी के थ्रू मुझे आपको हाईलाइट भी करवाना है बीटीआईए के बारे में। तो मैं चाहता हूं कि जब भी हम लोग एरियाज ऑफ डाइवर्जेंस की बात करेंगे, आई वांट यू टू रिमेंबर दीज थिंग्स, क्योंकि बीटीआईए के ऊपर जो स्पेसिफिक क्वेश्चन आ सकता है वो डाइवर्जेंस से हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ऑल्दो बीटीआई के बारे में मैं स्पेसिफिकली डिस्कस करूंगा, बट अगेन व्हाट आर द एरियाज ऑफ डाइवर्जेंस? वन बिग एरिया इज ट्रेड एंड मार्केट एक्सेस बैरियर्स। ठीक है, अब ट्रेड मार्केट एक्सेस बैरियर्स है क्या? हमारी तरफ से वो लोग आर्ग्यू करते हैं कि भाई इंडिया वालों, तुम लोग बहुत ज्यादा टैरिफ लगाते हो। ठीक है, बहुत ज्यादा टैक्सेस लगाते, बहुत ज्यादा टैरिफ लगाते हो। ठीक, क्योंकि अब यूरोपियन यूनियन से इंडिया में कोई प्रोडक्ट आना है तो हम उसके ऊपर टैरिफ लगाएंगे। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाना है। वो डेवलप्ड रीजन है, वो डेवलप्ड कंट्रीज है, डेवलप्ड सुपरानेशनल एंटिटी है। हम लोग अभी भी डेवलपिंग है, इनफैक्ट धीरे धीरे अभी इमर्जिंग इकोनॉमी बने हुए। तो मुझे अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, मेरे फार्मर्स को, मेरे छोटे एमएसएमई सेक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए टैरिफ्स डालना पड़ता है। ठीक है, तो वो हमें रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं डालते हैं, वो जीएसपी प्रोवाइड करते हैं, जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस प्रोवाइड करते हैं। तो हम जब वहां पे प्रोडक्ट भेजेंगे तो वो उतना टैक्स नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये उनके लिए बहुत दिक्कत है। वो कहते हैं कि आप आप अपने जगह में बहुत ज्यादा टैरिफ लगाते हो। इसके अलावा हमारी तरफ से इशू है कि ईयू ना अपने फार्मर्स को हेवीली सब्सिडाइज करता है। अब क्योंकि फार्मर्स को इतना ज्यादा सब्सिडी देंगे तो वहां के जो प्रोडक्ट्स होंगे वो चीप होंगे, तो वो अगर इंडियन मार्केट में डंप करोगे तो हमारे किसानों का क्या होगा, ये हम लोग हाईलाइट करते हैं। इसके अलावा जो हम लोग चीजें भेजते हैं, अब वो कहते हैं कि हम आप पे टैरिफ ज्यादा लगाते नहीं है, लेकिन नॉन टैरिफ बैरियर बहुत ज्यादा है। जैसे कि उनकी एसपीएस स्टैंडर्ड्स, सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी जो स्टैंडर्ड्स हैं उनकी, वो काफी हाई है। और कई बार आपने देखा होगा कि यूरोपियन यूनियन हैज रिजेक्टेड इंडियन मैंगोस। इंडिया के अल्फोंसो मैंगो का जो पूरा का पूरा कंसाइनमेंट गया था उसको वापस भेज दिया। इंडिया की एग्रीकल्चर कोई कमोडिटी आई उसको वापस भेज दिया। इंडिया की सब्जी तरकारी वापस भेज दी। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि हमें वो क्लीनलीनेस चाहिए। जैसे आई डू नो अ पर्सन जिनसे मेरी बात हुई थी, वो उनका एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो मिर्ची डालते हैं। ठीक है, एक किसान है, मतलब मेरे जानकार है, तो उनसे ऐसी बात हो रही थी तो उन्होंने बोला कि मेरा करार है, कॉन्ट्रैक्ट है विथ डोमिनोज। ठीक है, तो कहाँ पे जाता है? अपेरेंटली टू अदर कंट्रीज अब्रॉड ही एक्सपोर्ट्स। और वो कहते हैं कि जो मिर्ची बनाते हैं तो वो मोटी वाली लाल मिर्ची बनाते हैं जो आप जानते हो ना, डोमिनोज में जो रेड चिली बन के आती है ना, वही। ठीक है, तो कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा है कि उसके अंदर जीरो केमिकल चाहिए, बहुत सारे क्लॉजेस हैं, अगर समझ लो थोड़ी सी मात्रा में भी आया तो पूरा का पूरा वो कंसाइनमेंट रिजेक्ट हो जाता है। तो ओके नाइस, बट दे डू पे क्वाइट हैंडसमली आल्सो। ठीक है, तो एसपीएस स्टैंडर्ड्स है उनके। इसके अलावा
जो हायर टैरिफ प्रोटेक्शन है ये इंडियन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स के ऊपर प्रॉब्लम जरूर बनता है, ठीक है। और कई बार इंपोर्ट लाइसेंसिंग या फिर इंपोर्ट लिमिटेशन भी होती है दोनों कंट्रीज में भी, कि इतना ही इंपोर्ट होगा, इतना ही प्रोडक्ट्स आएंगे, इस तरह की चीजें भी होती है। तो इसके ऊपर डिसएग्रीमेंट है दोनों देशों के बीच। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सेक्टर में स्पेसिफिकली इंडिया के लिए, जैसे इंडिया पुट्स वेरी हाई टैरिफ्स ऑन वाइन एंड स्पिरिट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। वाइन एंड स्पिरिट्स के ऊपर बहुत ही हाई टैरिफ प्रोटेक्शन है इंडिया में, तो ईयू कहता है कि भैया मार्केट ओपन करो, है ना, कि आप अपने टैरिफ कम करो। यही प्रॉब्लम यूके के साथ भी थी, तो यूके का जो 150% टैरिफ था उसको धीरे धीरे कम करेंगे करके इंडिया ने बताया, तो शायद ईयू के साथ भी कुछ इस तरह की अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है, तो ईयू से बहुत सारे प्रोडक्ट्स जैसे इंडिया में आएंगे, या फिर वाइस वर्सा तो होगा नहीं, इंडिया इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर बट हमारी कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा है, तो उसके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा स्पेसिफिक लगे हुए हैं, सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी स्टैंडर्ड्स, एसपीएस स्टैंडर्ड्स जो लगे हुए हैं वो काफी स्ट्रिंजेंट होते हैं, क्योंकि आप जानते हो ऑर्गेनिक फूड्स हैव बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक प्रोडक्ट नाउ, जो हम लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वहां पे बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है, ठीक है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल और इंडस्ट्री सेक्टर को लेकर भी हाईलाइट किया हुआ है, बताया गया कि इंडिया की प्रोटेक्टिव टैरिफ्स लगती है ऑटोमोबाइल के ऊपर, जो इसीलिए आप देख सकते हो फोक्सवैगन हो गया, रेनो हो गया, थोड़ी सी महंगी कारें होंगी, क्योंकि उनके जो कार्स होंगे या फिर वहां से बाहर से जो कार्स आ रहे हैं, जो हाई एंड कार्स भी आ रहे हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा टैरिफ लगता है, ठीक है। ईयू डिमांड करता है कि आप अपना ऑटो कंपोनेंट का मार्केट और फिनिश व्हीकल का मार्केट थोड़ा सा ओपन करो। वही प्रॉब्लम भी होती है जैसे नॉन टैरिफ बैरियर्स, सेफ्टी, एनवायरमेंटल रेगुलेशंस, उनकी तरफ काफी ज्यादा स्ट्रिंजेंट है, ऑल्दो हम लोग उतना ज्यादा एक्सपोर्ट तो नहीं करते, बट अगेन दिस इज अ मेजर इशू फॉर यूरोपियन यूनियन पीपल, ईयू के लिए ये इशू है, ठीक है। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो रेजिम है, ये प्रॉब्लमेटिक एरिया बना हुआ है इंडिया ईयू के लिए। ईयू कहता है कि आप जिस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस रन करते हो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर, वो वीक है, वो इनोवेशन को हैम्पर करते हैं, स्पेशली सेक्शन 3D ऑफ इंडियन पेटेंट एक्ट, ठीक है, और कंपल्सरी लाइसेंसिंग प्रोविजंस जो इंडिया में आते हैं, और जो एवरग्रीनिंग के ऊपर हमारी जो डिसीजंस आ चुकी हैं, उसको लेकर ईयू आपत्ति जताता है। ईयू बताता है कि इंडिया की जो जेनरिक प्रोडक्शन है वो पेटेंट प्रोटेक्शन को अंडरमाइन करती है, ठीक है। स्पेशली फार्मा सेक्टर में हम लोगों ने इसके बहुत सारे उदाहरण देखे हुए हैं। बट इंडिया क्लेम करता है कि हमारी जो पेटेंट लॉज बनी हुई, इंडियन पेटेंट एक्ट जो बना हुआ है, दैट इज कंप्लीटली डब्ल्यूटीओ कंप्लायंट, और हमारी जनता के लिए अगर प्रॉब्लम हो रही है तो हमें हमारे डेवलपमेंटल नीड्स, अफोर्डेबल मेडिसिन की एक्सेस हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं मिल रहा है तो वी वुड बी यूजिंग ऑल द एवेन्यूज दैट आर अवेलेबल टू अस बीइंग डब्ल्यूटीओ कंप्लायंट। तो ये एक इशू एरिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट डेटा प्रोटेक्शन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दोनों देशों के बीच, ऑल्दो हमारा खुद का डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट भी आ चुका है, लेकिन उसको भी कहीं ना कहीं ईयू ने बताया कि इट इज क्वाइट डाइल्यूटेड, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत ज्यादा है। ईयू की आप जानते हो कि डेटा को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है। ईयू का जो जीडीपीआर है, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, वो बहुत ही स्ट्रिंजेंट डेटा प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स इंपोज करता है। अब इंडिया प्रायोरिटाइज करता है डिजिटल सॉवरेनिटी, डेटा लोकलाइजेशन। अब इन दोनों के चलते फ्रिक्शन जरूर चलता है दोनों कंट्रीज के बीच, नेगोशिएशन में भी ये प्रॉब्लम बना हुआ है। ईयू ने इंडिया को रिफ्यूज किया कि हम आपको ग्रांट करेंगे डेटा एडिक्वेसी स्टेटस, तो वो कहते हैं कि इंडिया इज नॉट डेटा एडिक्वेट कंट्री, ठीक है। अब क्यों? क्योंकि इंडिया का जो डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन लॉ है, तो उसके उसके प्रति भी हाईलाइट किया गया है कि अगेन देयर इज अ लॉट ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल पॉसिबिलिटी हियर, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट यूरोपियन डेटा प्रोटेक्शन जो रूल्स है ना, वो काफी स्ट्रिंजेंट है, और रिसेंटली उन्होंने यूरोपियन डेटा प्रोटेक्शन जो सुपरवाइजर है, उन्होंने यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की भी रिक्वेस्ट एक कैंसिल की हुई। इंडिया ने रिक्वेस्ट किया था ईआईबी से कि हमें डेटा दे, तो वो डेटा नकार दिया गया था। तो इस तरह के इंसिडेंट्स बहुत ज्यादा होते रहते हैं इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच। दिस इज अनदर मेजर एरिया ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू कंट्रीज, ठीक है। ह्यूमन राइट्स और सिविल लिबर्टीज एक प्रॉब्लम होता है, तो ये वेस्टर्न कंट्रीज का थोड़ा सा दोगलापन आपको जरूर दिखाई देता है। वो हमेशा सिविल लिबर्टीज को लेकर, ह्यूमन राइट वायलेशन को लेकर इंडिया के ऊपर टिप्पणी करते रहते हैं। यूरोपियन यूनियन से भी या फिर ईयू के मेंबर कंट्रीज से भी इस तरह की चीजें हो चुकी है।
इंडिया में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर, इंडिया में प्रेस फ्रीडम को लेकर, रिलीजियस माइनॉरिटी को लेकर, प्रिडोमिनेटली देर मोर कंसर्न अबाउट क्रिश्चियन कम्युनिटीज एंड देयर हरासमेंट इन इंडिया, इस तरह की चीजें बहुत हाईलाइट करते हैं. येस, दे ऑल्सो टॉक अबाउट रिलीजियस माइनॉरिटी इशूज, मुस्लिम्स एटसेट्रा, बट दे डू हाईलाइट दिस. इसके अलावा दे हैव इवन पास रेजोल्यूशंस, यूरोपियन यूनियन के रेजोल्यूशन भी पास हुए हैं हाईलाइटिंग दिस. ठीक है, पुलिस ब्रुटैलिटी के बारे में वो बात करते हैं, एनजीओ के ऊपर रिस्ट्रिक्शन के बारे में बात करते हैं. अब इंडिया ने कई बार जो इंटरनेशनल एनजीओ है उनकी फंडिंग के ऊपर क्वेश्चन उठाई है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ग्रीन पीस एटसेट्रा, तो उसके ऊपर भी ईयू ने हाईलाइट किया है. कई बार इन्होंने रेजोल्यूशन भी पास किए. अब इंडिया कहता है कि ये हमारा आंतरिक मामला है, इंटरनल इशू है. We do not expect European Union to intervene in internal matters of India. और अगेन कई बार, जैसे स्पेशली पिछले कुछ सालों में, तो इंडिया हैज बिकम क्वाइट एक्टिव, क्वाइट वोकल. एस जयशंकर साहब ने कई बार फॉरेन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी, यूरोपियन यूनियन के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी उन्होंने यूरोपियन डुप्लिसिटी को जरूर एक्सपोज किया हुआ है. बट अगेन दिस इज एन इशू बिटवीन द टू एंटिटीज. ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखोगे, देयर इज इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इशू ऑल्सो. दोनों देशों के बीच एक दिक्कत ये होती है कि इंडिया का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा, मैं कहूँगा, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लग सकता है यूरोपियन कंट्रीज को. क्यों? क्योंकि इंडिया लुक्स फॉर रेगुलेटरी ऑटोनॉमी. अब समझ लो, कंपनी ए और कंपनी के बीच में एक अग्रीमेंट हो चुका है. कंपनी बी जो है वो यूरोपियन कंपनी है. अब दोनों के बीच कुछ प्रॉब्लम हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट इशू हो गया, तो वो बोलेगा कि मैं इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में जाऊंगा और मैं बोलूंगा कि मैं इंडियन कोर्ट्स में जाऊंगा. ठीक है, तो कई बार इंडिया के साथ होता क्या है कि उन्होंने अपनी बायलैटरल ट्रीटी टर्मिनेशंस का इशू हाईलाइट किया, ईयू ने हाईलाइट किया, क्योंकि इंडिया इस तरह चीजें करता है. क्यों? क्योंकि इंडिया हैज कैंसल्ड और रीनेगोशिएटेड मोस्ट ऑफ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज विद ईयू मेंबर्स, जहां पे वी लुक फॉर रेगुलेटरी ऑटोनॉमी. ठीक है, रेगुलेटरी ऑटोनॉमी को हम लोग देखते हैं. हम लोग चाहते हैं कि अगर दोनों एंटिटीज के बीच इशू हो जाए तो दे लुक फॉर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन. और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में क्या होता है, किसका दबदबा चलता है, ये शायद कहीं ना कहीं हम लोग अनुमान लगा सकते हैं. सो दैट्स व्हाई वी लाइक टू रिलाई मोर एंड मोर ऑन द सुप्रीम कोर्ट, आर जुडिशियल सेटअप. तो ये थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट आपको देखने जरूर मिलेगा. ठीक, इसके अलावा कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये एक बहुत ही दिक्कत वाली चीज है हमारे लिए. ठीक, अब यूरोपियन यूनियन तो खुद की मॉरल जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको हाईलाइट करने की बात करता है कि हम लोग क्लाइमेट चेंज से फाइट कर रहे हैं, क्लीन एनर्जी के ऊपर हमारा फोकस है. तो जो भी प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ पे आएंगे हम आपको जीएसपी देंगे, मतलब जनरलाइज सिस्टम में प्रेफरेंस देंगे कि आप हम पे टैरिफ लगाओ, चलेगा, मैं नहीं लगाऊंगा. लेकिन वो टैरिफ नहीं लगाते हैं, दे डोंट गो फॉर टैरिफ बैरियर्स, दे गो मोर एंड मोर फॉर नॉन टैरिफ बैरियर्स. ठीक है, तो नॉन टैरिफ बैरियर्स में अगेन यू हैव एसपीएस मेजर्स, बट देयर इज अ न्यू काइंड ऑफ टैरिफ व्हिच इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, दैट इज कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म. अब यहाँ पे कार्बन प्राइसिंग मैकेनिज्म आ चुका है. यूरोपियन यूनियन का एक यूनिलैटरल कार्बन प्राइसिंग मैकेनिज्म है, जहां पे किसी भी देश से जो इंपोर्ट आ रहे हैं ईयू में, जहां पे हाई कार्बन प्रोडक्ट्स, हाई कार्बन मतलब जिससे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिलीज होने के चांसेस होते हैं, जैसे आपका स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, केमिकल, टेक्सटाइल, जहां पे आपकी बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो सकती है, तो उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, यानी कि उसके ऊपर एक तरह का टैरिफ लग सकता है. तो इंडिया इसको कहता है कि दिस इज प्रोटेक्शनिस्ट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, ऑल्दो they talk about general system for preferences, but they do come up with these new kind of mechanism जिससे कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स होंगे उनके ऊपर टैक्स लगाया जा सके. ठीक है, इसके अलावा एफटीए जो हमारी नेगोशिएशन है, इनफैक्ट मैं कहूंगा एफटीए के अलावा द बेटर टर्म हियर वुड बी बीटीआईए. इट्स नॉट एग्जैक्टली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. बीटीआईए ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट जो है, स्टेलमेट क्यों हुआ है? बहुत ही सैड चीज है, नेगोशिएशन 2007 में शुरू हुई, 2013 में ड्यू टू डाइवर्जेंसेस, जैसे मैंने आपको बताया कि 2013 में देयर वाज एन अटेम्प्ट टू रीस्टार्ट. अगेन दिस वाज मेनली बिकॉज ऑफ द 2012 एनरिका लेक्सी इंसिडेंट, जहां पे इटालियन मरीन्स का जो केस चला था उसकी वजह से ये कहीं ना कहीं रुका. बट 2016 में इसको रीस्टार्ट किया गया, नेगोशिएशंस वर रीस्टार्टेड. 2021 तक कहीं ना कहीं डॉर्मेंट था.
और 2022 में अभी रीस्टार्ट किया गया और इसका टारगेट लगाया, हम लोगों ने भी टारगेट सेट किया, इंडिया और ईयू ने टारगेट सेट किया है कि दिसंबर 2025 तक हम लोग इसको खत्म करेंगे। और आई डोंट थिंक इट विल बी कंप्लीटेड। जैसे मैंने आपको बताया 11 आउट ऑफ 23 चैप्टर्स हैव बीन फाइनलाइज्ड। ये कहा जाता है कि इस ब्रॉड बेस्ड ट्रीटी में 23 चैप्टर्स है, जिसके अंदर 11 चैप्टर्स ओके है, कोई दिक्कत नहीं है दोनों के बीच, लेकिन अभी भी 12 चैप्टर्स है जहां पे इश्यूज चल रहे हैं। हेक्टिक नेगोशिएशन चल रही है, हमें और उनमें नेगोशिएशन चल रही है कि हम आपको कितना कंसेशन दे सकते हैं, आप हमें कितना कंसेशन दे सकते हो, इसके ऊपर अभी बातचीत चली रही है, नेगोशिएशन गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ठीक है, राइट। अब की डिसएग्रीमेंट क्या है, जो मैंने आपको सारी चीजें बताई, मोस्टली वो इश्यूज आएंगी, बट की डिसएग्रीमेंट के एरियाज क्या है? एक तो टैरिफ शेड्यूल। अब टैरिफ शेड्यूल मतलब क्या है कि अब इंडिया से जो प्रोडक्ट जाएंगे उस पर कितना टैरिफ लगेगा और वहां से जो आएगा कितने टैरिफ लगेंगे। टेक्निकली वी वांट जीरो टैरिफ, मतलब ड्यूटी फ्री आना है करके, है ना, लेकिन धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। तो टैरिफ शेड्यूल है, 140 से भी ज्यादा टैरिफ के इश्यूज है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं जहां पे इंडिया प्रोटेक्शन चाहता है। अब मैं अपना मार्केट पूरा ओपन नहीं कर सकता, स्पेशली मेरा एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स है, मैं उसको ओपन नहीं कर सकता। अगर मैं ओपन करूंगा तो भाई मेरे किसानों को क्या होगा? इंडिया आर्ग्यूज दैट ओनली। तो इसके ऊपर डिसएग्रीमेंट चल रहा है। सर्विसेज की लिबरलाइजेशन के ऊपर तो डिफरेंट लेवल्स ऑफ सेक्टरल ओपनिंग, इंडिया कितने सेक्टर्स ओपन करेगा, कितने सर्विसेज ओपन करेगा। ऑल्दो बहुत सारी सर्विसेज आर ऑलरेडी ओपन, बट ईयू इज लुकिंग फॉर मोर एंड मोर कंसेशंस। इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर ये एक हाईलाइट है जो मैंने आपको बताया ना, इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन की जो फ्रेमवर्क है, India likes to have its own regulatory autonomy, but they would like to go for some sort of international arbitration. Dispute resolution mechanism, yes, again, तो investor state dispute कैसे resolve करेंगे? We love it through Supreme Court, Indian Supreme Court. They like to go to other courts, ठीक है? And labor environmental provisions है, जैसे this is one of the issues, और मैंने आपको बताया ना कि EU ह्यूमन राइट्स की बात करता है, वायलेशंस की बात करता है, इंडिया में लेबर ट्रीटमेंट के ऊपर इन्होंने कई बार रेजोल्यूशंस पास किए हुए हैं। तो द डिबेट इज स्टिल गोइंग ऑन ओवर दिस। डेटा फ्लो इज देयर, मैंने आपको जीडीपीआर के बारे में ऑलरेडी बता दिया है कि इंडिया का डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके बावजूद यूरोपियन यूनियन इज नॉट गोइंग टू गिव इंडिया अ डेटा एडिक्वेट स्टेटस। दैट इज एन इशू एरिया। फाइनली पब्लिक प्रोक्योरमेंट है, यानी कि गवर्नमेंट की जो बाइंग पॉलिसीज है वहां पे कितना ओपन अप करेंगे यूरोपियन यूनियन के मार्केट को, ये देखना पड़ेगा। अब इन सारे इश्यूज को कहीं ना कहीं हम लोगों ने देखा है कि इसके लिए एक टेम्पलेट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मे बी द वन वी हैव फाइनलाइज्ड विद यूके, दैट कैन बिकम अ टेम्पलेट, बट नेगोशिएशंस आर स्टिल गोइंग ऑन। अभी भी चर्चा चल रही है दोनों देशों के बीच, नॉट दोनों देशों के बीच, दोनों एंटिटीज के बीच, ठीक है। इसके अलावा कुछ इशू एरियाज है जहां पे जियो पॉलिटिकल जो प्रॉब्लम्स है या फिर स्ट्रेटेजिक डाइवर्जेंस है वो जरूर दिखाई देती है। एक तो यूक्रेन युद्ध को लेकर आप जानते हो कि 2022 से ही, फरवरी 24 2022 से रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल ही रहा है। इट्स गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। अब ईयू तो स्ट्रांगली कंडेम करता है रशिया को कि रशिया इज अग्रेसर। इंडिया का जो रवैया है वो एक बैलेंस का रवैया है। अब ये क्यों है? क्योंकि हमारी रशिया के साथ रिलेशंस काफी एक्सटेंसिव है। अब यूरोपियन यूनियन हो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, वो रशिया को एक एडवर्सरी करके देखता है ना। रशिया इज एन एडवर्सरी फॉर देम, इट इज अ थ्रेट फॉर देम। इनफैक्ट यूरोपियन यूनियन कहता क्या है कि यूक्रेन और ईस्टर्न यूरोप हमारे लिए जरूरी क्यों होता है? क्योंकि अगर यूक्रेन ईस्टर्न यूरोप के ऊपर रशिया का कब्जा हो गया तो देन पेरिस वुड बी इन साइट ऑफ रशियंस, लंदन वुड बी इन साइट ऑफ रशियंस, है ना, बर्लिन वुड बी इन साइट ऑफ रशियंस। तो ये कहा जाता है ना कि करंटली यूक्रेन इज पेइंग प्राइस फॉर द apparent or the perceived threat that Europeans have, कि अगर यूक्रेन को हम लोगों ने सपोर्ट नहीं किया तो आगे चल के हमारी बारी आएगी। तो इस तरह का थॉट प्रोसेस है, दैट्स व्हाई दे आर अगेंस्ट रशिया। और आप जानते हो रशिया के साथ तो हमारे जो संबंध है वो काफी गहरे हैं। 1971 में यूएसएसआर के साथ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन हम लोगों ने साइन की थी, तब से लेकर ही रिलेशनशिप काफी स्ट्रांग है। हमारी डिफेंस की जो रिलेशनशिप थी वो तो पहले से ही काफी तगड़ी रही है,
लेकिन अभी पिछले कुछ सालों में हमारी एनर्जी से जुड़ी हुई रिलेशनशिप है ना, दैट इज ऑल्सो इवॉल्विंग अ लॉट. वी आर इंपोर्टिंग अ लॉट ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम द रशियंस एंड दिस हैज क्लियरली अर्क्ड द वेस्टर्न ब्लॉक, प्रेडोमिनेटली डोनाल्ड ट्रम्प. ठीक है, अब दिस इज एन इशू. इसके अलावा जो चाइना स्ट्रेटजी है वहां पे कहीं ना कहीं डाइवर्जेंस है. अब मैं नहीं कहूंगा कि दोनों के बीच डिसएग्रीमेंट है. आई डोंट थिंक इट इज अ डिसएग्रीमेंट. व्हाई? बिकॉज इफ यू लुक एट दी थॉट प्रोसेस, जैसे हमारे लिए तो भाई चाइना एक बॉर्डर प्रॉब्लम है ना, क्योंकि हम तो बॉर्डर शेयर करते हैं. यूरोप बॉर्डर शेयर नहीं करता. हाँ, यूरोप उसको एक कॉम्पिटिशनल राइवल जरूर मानता है कि भाई हमारा कॉम्पिटिशन चल रहा है चाइना के साथ. चाइना इज अ प्रॉब्लम एरिया फर्स्ट बिकॉज इट इज माई सिस्टेमिक राइवल. ये मेरा सिस्टेमिक राइवल है. लेकिन हमारा अप्रोच अलग हो, क्योंकि दोनों की जो चाइना पॉलिसी है दैट इज अ लिटिल डिफरेंट बिकॉज यूरोपियन यूनियन trades a lot with China as well. So there is a little bit of strategic divergence there. Okay, so these are some of the areas of convergence and divergence. I hope कि you have understood the idea clearly. जाने से पहले, यानी कि डिस्कशन खत्म करने से पहले, आपको वे फॉरवर्ड देने से पहले मैं जरूर चाहूंगा कि अगर यूरोपियन यूनियन से जुड़ी हुई प्रिपरेशन आपको करनी है, डू फोकस मोर. अगर इसके अलावा भी अगर आपको लगेगा कि सर मुझे और भी कुछ पढ़ना है, तो मैं चाहूंगा कि और भी लिटरेचर पढ़े बीटीआईए के ऊपर एंड रीड अबाउट द क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप बिटवीन द टू कंट्रीज. ये दो एरियाज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थेमेटिक एरियाज है जहां से आपको क्वेश्चंस एक्सपेक्ट आप कर सकते हो. ठीक, तो एक वे फॉरवर्ड के तौर पे अगर मुझे बताना है यू के साथ, तो क्या करना है? जो भी स्ट्रॉन्ग एरिया से कन्वर्जेंस है उसको और भी स्ट्रॉन्ग करो, जो भी प्रॉब्लमेटिक एरिया से उनको रिजॉल्व करो. तो उसी के बेसिस पे मैंने बस डिवाइड किया आपको कि इमीडिएट प्रायोरिटी हमारी होनी क्या चाहिए. हमारे देश की इमीडिएट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि भाई हमारी जो बीटीआई की नेगोशिएशन चल रही है, मैंने एफटीए लिखा हुआ है, नो इश्यूज. तो एफटीए नेगोशिएशन को कंक्लूड करो. जो भी हमारी थर्ड कंट्री रीजनल कोऑपरेशन चल रही है ना, जैसे वी आर इन्वेस्टिंग हेवीली इन अफ्रीका, क्योंकि ये हमारे लिए भी बहुत फायदेमंद रहेगा कि अफ्रीका में अगर दोनों देश मिलेंगे, क्योंकि हमारा समझ लो लेबर, यूरोपियन यूनियन का पैसा लगेगा अफ्रीका में, सो इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर बोथ. और जो भी हमारी इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है अभी डिस्कशन की, उसको और भी स्ट्रेंथन करे. और जो हिस्ट्री ने हमें सिखाया है, मेनली जो एनरिका लेक्सी इंसिडेंट हुआ था, उसने हमें सिखाया क्या है कि छोटे छोटे इंसिडेंट्स भी प्रॉब्लम कर सकते हैं. ऑल्दो आई वुडंट कॉल इट अ छोटा इंसिडेंट बिकॉज देयर वाज लॉस ऑफ लाइफ इन्वॉल्व फॉर टू फिशरमैन. But if you see from a broader perspective between the two countries, these are some of the issues जिनको हम लोग फंक्शनली रिजॉल्व कर सकते हैं. तो उन उन इश्यूज को एक ब्रॉड बेस्ड रिलेशनशिप के ऊपर इंपैक्ट ना होने दे, कुछ इस तरह की डेवलपमेंट लाने जरूरी है. उसके लिए हमारी इंस्टीट्यूशनल डिस्कशन मैकेनिज्म स्ट्रेंथन होना बहुत जरूरी है. नेक्स्ट स्टेप पे मैं कहूंगा मिडिल लेवल पे प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए कि हम लोग हमारी सप्लाई चेन को रेजिलेंट बनाएं. चाइना ने हमें जरूर दिखा दिया है 2020-2021 में कि उसके ऊपर निर्भरता बहुत ज्यादा हो चुकी है. कोविड-19 में सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हम लोगों ने देखा हुआ है, तो उसको रेजिलेंट करने की जरूरत है. ग्रीन ट्रांजिशन करने की जरूरत है. आप जानते हो कि दोनों के बीच ग्रीन एनर्जी को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप है. इसको आगे बढ़ाने की और भी ज्यादा जरूरत है. जब मैं ग्रीन एनर्जी की बात करता हूं तो यहां पे वी टॉक अबाउट मनी ऑल्सो एंड वी टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी ऑल्सो. ठीक है, तो पैसा और टेक्नोलॉजी दोनों की जरूरत है इंडिया को, और यूरोपियन यूनियन शुड टेक अ लीड इन प्रोवाइडिंग दिस. एंड डिफेंस एंड सिक्योरिटी हमारे लिए एक इवॉल्विंग एरिया बन रहा है, प्रिडोमिनेटली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडो पैसिफिक. ठीक है, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी अनवेल की है यूरोपियन यूनियन ने. तो इंडो पैसिफिक रीजन में इंटेलिजेंस शेयरिंग, एंटी पायरेसी एक्टिविटीज, जो एंटी पायरेसी इनिशिएटिव जो है उसको और भी स्ट्रेंथन करने की जरूरत है. काउंटर टेररिज्म के लिए भी दोनों को साथ में काम करने की जरूरत है. ग्लोबल लेवल पे टेररिज्म का खतरा बढ़ता हुआ जा रहा है. अपार्ट फ्रॉम दैट लॉन्ग टर्म पाथ जो है, वी नीड टू एड्रेस दीज फंडामेंटल स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस. अब फंडामेंटल स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस की जब हम लोग बात करते हैं, तो अगेन वी टॉक अबाउट डेमोक्रेटिक वैल्यूज, वी टॉक अबाउट रूल ऑफ लॉ, बट फंडामेंटली कहीं ना कहीं देयर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू द लेवल ऑफ प्रोटेक्शन. जैसे ह्यूमन राइट्स की बात हो गई, या फिर ह्यूमन राइट्स वायलेशन, लेबर लॉस, माइनॉरिटी प्रोटेक्शन एटसेट्रा, इसके ऊपर कई बार डाइवर्जेंस हम लोगों ने देखी हुई है. तो जो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल इश्यूज है उसको रिजॉल्व करने की जरूरत है हमें.
इसके अलावा आगे चल के हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अभी फिलहाल वी हैव अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, वी शुड मूव टुवर्ड्स मोर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड वी माइट एक्सपेक्ट दैट पोस्ट 2026 अगर बीटीआईए फाइनलाइज हुआ तो उसके बाद वी कैन एक्सपेक्ट दिस टू हैपन फॉर श्योर एंड देन फाइनली वी नीड टू वर्क टुवर्ड्स ग्लोबल इश्यूज, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे पार्टनरशिप बढ़ाने की हमें जरूरत है, क्योंकि आज हम लोग देखें तो ग्लोबल इश्यूज, ग्लोबल चैलेंजेस इवॉल्व हो रहे हैं। क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम है, ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम बना हुआ है, ग्लोबल लेवल पे जो टेररिज्म के इशू आ रहे हैं, ग्लोबल लेवल पे प्रोटेक्शनिज्म आ रही है। हम लोगों ने देखा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की पॉलिसीज, अब उसके चलते पूरे विश्व में कहीं ना कहीं अब लीडरशिप वैक्यूम हो रहा है, और उस लीडरशिप वैक्यूम को इंडिया ईयू मिलकर फुलफिल कर सकता है। ठीक है, सो जहां पे यूएसए एक स्टेप बैक ले रहा है, वहां पे इंडिया और ईयू स्टेप इन कर सकता है एज अ लीडर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, सो दीज आर some of the things that both entities should work on. ठीक है, so I hope this discussion, this chapter, this lecture has given you insight into clear insight into the India EU relationship, and अगर इसमें कोई डेवलपमेंट आएगी तो विल हैव अ डिस्कशन फॉर श्योर। ठीक है, सो दैट इज इट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड जाते जाते आप सभी के लिए, अगर आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, प्लीज रीच आउट टू मी ऑन दिस पर्टिकुलर आईडी @Rahul Sai 222। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं है, आई डू अंडरस्टैंड दैट, ये मेरा नंबर भी है जहां पे आप मुझे रीच आउट कर सकते हो, 8841222262। ये जो टेलीग्राम चैनल है, दिस इज अ टेलीग्राम चैनल मेड स्पेसिफिकली फॉर यूपीएससी स्टूडेंट्स, Rahul Sai 222_UPSC। इसका अगेन जो टाइटल है, नेम, दैट इज आल्सो यूपीएससी सिंप्लीफाइड ओनली, सो यू कैन ऑलवेज गो देयर। हर दिन मैं मेंस क्वेश्चन पोस्ट करता हूं, और बड़ी ही जल्दी हमारा प्रीलिम्स का यहाँ पे इनिशिएटिव भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो दैट इज इट इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। जय हिंद।